हेलो फोक्स। तो आज अपन करेंगे एडवांस कैपिटल बस्टिंग एएफएम का बहुत डिटेल रिवीजन। ठीक है ना। मैं अश्योरेंस देता हूं कि भाई इससे बेस्ट लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा अगर आपने 2 घंटे लगा के मेरे साथ जो है ये वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया। इसके बाद जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। इस वीडियो में अपन जो है कंसेप्ट के साथ एक ही क्वेश्चन करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट का जो है आपको क्लैरिटी मिलता जाए। अच्छा, अगर अभी तक आपने बेसिकली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको जो है बेसिकली मेरे एएफएम के कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए तो मैंने गूगल ड्राइव की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखी है, उधर से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, अभी तक मैंने डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है ना, आईआरआरएम हो गया, आईएफएम हो गया और फॉरेक्स हो गया। ये 4 चैप्टर के जो है बेसिकली रिवीजन वीडियो अलॉन्ग विद क्वेश्चंस यूट्यूब पे ही डाले हैं, तो इनको भी जाके आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले मैंने जो है क्या करा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर डाला था। आप जो है क्या करना, उस चैप्टर को एक बार देख के आ जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझाए थे। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं एडवांस कैपिटल बस्टिंग में। इधर भी अपन को क्या करना है, इधर भी अपने को जो है बेसिकली एनपीवी निकालनी है। अपन ये दिखाएंगे कि भाई अपन को प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी कैसे निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से जो है आपको क्या मिलती है, एनपीवी मिलती है। अच्छा, जो एनपीवी है वो अपन प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कैश फ्लोज को अपन कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग, ठीक है ना, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स एंड प्रेफरेंस होल्डर्स। अच्छा, ये वाला जो पूरा पेज है, ये वाला जो पूरा का पूरा पेज है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर जो मैंने कराया था, वहां पर आपको आधा 1 घंटा लेके जो है इसका सारे लॉजिक समझाए थे। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई इस चैप्टर से पहले आप क्या करना, आईएफएम वाला मेरा रिवीजन वीडियो देख के आ जाना। वहां पर जो है ये वाला पॉइंट और ये पूरा जो पेज है इसको मैंने बहुत डेप्थ में लॉजिकली समझाया था। तो एनपीवी को अपन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच मींस कैश फ्लोज विल बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लॉजिक मैंने आपको आईएफएम में समझा दिया था। अच्छा, अगर अपने को क्या करना है, अपने को जो है एनपीवी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोजेक्ट से कैश इनफ्लोज कौन कौन से हैं एंड मेरा कैश आउटफ्लो क्या होगा। सबसे पहला ये है कि भाई इनिशियल डेट पे आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, इनिशियल आउटफ्लो है। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इनिशियली वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी क्या है, आपका आउटफ्लो है। तो आपको जो है टोटल ये पता चल जाएगा कि आज की डेट पे आपका जो है टोटल आउटफ्लो कितना है। फिर आप ये निकालोगे कि भाई प्रोजेक्ट से आपके जो है पूरी लाइफ टाइम में कितने कितने इन्फ्लोज आने वाले हैं। इन्फ्लोज कैसे निकालोगे, सेल्स में से खर्चा लेस करोगे, आपको एबिटा मिलेगा, डेप्रिसिएशन लेस करोगे, आपको ईबीआईटी मिलेगा, फिर आप टैक्स लेस करोगे, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। फिर अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, लॉजिक मैंने आपको कहाँ समझाया था, आईएफएम में समझाया था। अच्छा, इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा, सीधी सी बात है, वो भी जो है अपन इधर कंसिडर करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है मिलेगा कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा पेज मैंने आईएफएम वाले चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझाया था, जाके आप जो है क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। मैं भी आपको क्विकली क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मिल गया। जब प्रोजेक्ट आपका खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो भी आपके कुछ कैश इनफ्लोज होंगे। क्या क्या इन्फ्लो होंगे, जो आपने इनिशियली क्या करा था, जो आपने इनिशियली वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया था, वो बाद में जाके क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब आपको जो है क्या होगा, आपको जो है पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को बेचोगे, तो कुछ सेल्वेज वैल्यू मिलेगी। उस सेल्वेज वैल्यू भी क्या होगी, मेरी कैश इनफ्लोज होगी। सेल्वेज वैल्यू भी मेरी क्या होगी, कैश इनफ्लोज होगी। तो उन लोगों ने कहा सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर एडजस्टिंग एनी टैक्स, ठीक है ना, तो टैक्स को अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगेंस्ट ये सारी चीजें लॉजिकली मैंने एग्जांपल के साथ आईएफएम में करा दी थी। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि भाई आज के डेट पे क्या इन्फ्लो है, आपको ये पता चल गया कि भाई फ्यूचर में क्या क्या इन्फ्लो, आज के डेट पे क्या आउटफ्लो है एंड फ्यूचर में क्या क्या इन्फ्लो होने वाले हैं। अपन क्या करेंगे, जो भी फ्यूचर में इन्फ्लो होने वाले हैं उनको क्या करूंगा, मैं उनकी जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो क्या दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट अपन यूज करेंगे जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट नहीं दे रखी तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यूएसीसी से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, मैं ये देखूंगा कि भाई जो मैंने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा है उसमें इक्विटी का वेट कितना है, प्रेफरेंस का वेट कितना है एंड डेट का वेट कितना है। इनको जो है मल्टीप्लाई करूंगा रिस्पेक्टिव किससे, रिस्पेक्टिव कॉस्ट से। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेट, इन तीनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डब्ल्यूएसीसी मिल जाएगा। डब्ल्यूएसीसी से मुझे क्या करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है, डिविडेंड जो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेफरेंस होल्डर्स को पे कर रहा हूँ। एनबीडी बेसिकली केडी, केडी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट वन माइनस टैक्स रेट। सारा लॉजिक अपन ने जो है आईएफएम में समझ लिया है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वाला पेज आपको नहीं समझता है तो आप जो है आईएफएम वाला चैप्टर देख लेना। 1 घंटा बैठ के मैंने ये पूरी चीजें लॉजिकली समझाई है ना। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अपन जो है एनपीवी, प्रोजेक्ट की एनपीवी कैसे निकालेंगे। मुझे क्या करना है, कैश इनफ्लो का पीवी लेना है, ठीक है ना, कैश आउटफ्लो का पीवी लेना है, उन दोनों को नेट कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनपीवी मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आईएफएम में भी जो है एक और चीज बताई थी कि कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इज कैलकुलेटेड एज पर द बिलो मेथड। बट नोट आपको क्या करना है, नोट करना है दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्लोज अलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे।
तो जो अपन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज लेते हैं ना, वहां पर ये वाले कॉस्ट को अपन क्या करना है, अपन को जो है इग्नोर करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, सम कॉस्ट हो गया, फिर अलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट हो गया, क्योंकि तो ऑलरेडी इनकर हो चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको जो है आईएफएम में चैप्टर में ये भी चीज बताई थी। आईएफएम चैप्टर में मैंने आपको जो है ये चीज बताई थी कि भाई दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक होता है नॉमिनल कैश फ्लो और एक होता है रियल कैश फ्लो। नॉमिनल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? नॉमिनल कैश फ्लो का मतलब होता है कि भाई कैश फ्लो जिसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे रखा है अपन ने। रियल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो जिसपे अपन ने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं दे रखा। अच्छा, अगर मुझे जो है क्वेश्चन में रियल कैश फ्लो दे रखे हैं, तो क्या मैं नॉमिनल कैश फ्लो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। रियल कैश फ्लो में आप क्या करोगे? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे, ठीक है ना। तो रियल कैश फ्लो में जैसे ही आप क्या करोगे, इन्फ्लेशन को ऐड करोगे, आपको नॉमिनल कैश फ्लो मिल जाएगा। अगेन इन सबका लॉजिक अपन ने आईएफएम में समझ लिया था। अच्छा, फिर मैंने आपको जो है आईएफएम में दो चीज़ और बताई थी कि भाई दो तरह की डिस्काउंटिंग रेट होती है। एक होता है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट और एक होता है रियल डिस्काउंटिंग रेट। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कब यूज करते हैं अपन? जब कैश फ्लोज अपने को क्वेश्चन में नॉमिनल दे रखे हो। अच्छा, रियल डिस्काउंटिंग रेट कब यूज करते हैं? जब अपने को क्वेश्चन में कैश फ्लोज क्या दे रखे हो? रियल दे रखे हो। तो रियल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग रियल डिस्काउंटिंग रेट से होगी, नॉमिनल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग नॉमिनल डिस्काउंट रेट से होगी। अगेन ये सारा लॉजिक अपन ने कहाँ देखा था? आईएफएम में देखा था। अच्छा, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर रियल डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है, तो क्या मैं नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट निकाल सकता हूँ? क्या बिल्कुल आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको जो है मोटा मोटा नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट आपको पता चल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आती है? इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अपन जो है आगे बढ़ सकते हैं क्या? ऑल राइट, देखो ये रहा मोटा मोटा आईएफएम का चैप्टर। जब मैंने आपको रिवीजन कराया था, ये सारी चीजें मैंने आपको लॉजिकली समझाई थी। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको क्या करा था? लॉजिकली समझाई थी। फिर मैं आपको बताया था कि भाई दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं और आपकी जो है बेसिकली दो तरह की क्या होती है? डिस्काउंटिंग रेट होती है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो है -1 कर देना, इस फॉर्मूले में जो है -1 कर देना। इसलिए मैं जो है आईएफएम में आया था। देखो ये रहा नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस रियल रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट मिल जाएगी। तो इधर क्या करोगे? -1 को -1 कर दोगे। डन है। अच्छा, तो आपको जो है ये पता चल गया कि भाई दो तरह के कैश फ्लोज क्या होते हैं। फिर आपको ये पता चल गया कि भाई दो तरह की डिस्काउंटिंग रेट क्या होती है। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। अब जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, क्वेश्चन में जब अपन क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन में कभी भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट मत देना। देखो क्या दे रखा है, पढ़ो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाइल कैलकुलेटिंग नॉमिनल कैश फ्लोज, ठीक है ना। तो अगर अपने को रियल कैश फ्लोज दे रखे हैं, तो अपन क्या करते हैं? रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रियल में इन्फ्लेशन ऐड करते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई वाइल कैलकुलेटिंग नॉमिनल कैश फ्लोज, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट गिवन इन डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो है ना, उसमें आपको इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं देना है, बिकॉज इन इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो मोटा मोटा ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, उसके अंदर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट होता है, आपने पढ़ भी रखा होगा डीटी में, जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसके बेसिस पे जो है डेप्रिसिएशन दिया जाता है। तो इसका क्रक्स सिंपल सा क्या है? इसका क्रक्स सिंपल सा ये है कि भाई रियल कैश फ्लोज को अपन नॉमिनल कैश फ्लोज में जब कन्वर्ट करते हैं, वहां पर डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं देते। डेप्रिसिएशन में आपको जो है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं देना, उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। उसका मैंने जो है आपको लॉजिक बता दिया कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्चुअल में आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट के बेसिस पे अलाउ करा जाता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन से कैसे टैक्स सेविंग होती है? डेप्रिसिएशन से कैसे टैक्स सेविंग होती है, देखो मैंने आपको जो है इधर एग्जांपल से बताया था आईएफएम वाले लेक्चर में। तो ठीक है ना, आप उधर जाके क्या कर सकते हो? चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन मेन काम पे। अब अपना चालू हो रहा है एडवांस कैपिटल बस्टिंग, ठीक है ना। अब इधर से अपन जो है एडवांस कैपिटल बस्टिंग पे आगे बढ़ते हैं। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कोई भी क्वेश्चन में जो मुझे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके अंदर क्या होता है? हाई रिस्क होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है? हाई रिस्क होता है। तो जो मैं डिस्काउंटिंग रेट यूज करता हूं, वो मैं कौन सी यूज करूंगा? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। पढ़ो। समटाइम्स RADR is used to calculate the NPV of the project जहां पर there is a high risk in the project। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना है और हाई रिस्क है, उसके अंदर क्या लग रहा है आपको? हाई रिस्क है, तो आप क्या करोगे? ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे ना। आप जो है क्या करोगे? ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। तो उस केस में क्या होगा? आप जो है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट को यूज करोगे। देखो क्या दे रखा है इन सिंपल टर्म्स, जब रिस्क इन द प्रोजेक्ट इज हाई, जब प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क क्या है? हाई है, तो डिस्काउंट रेट भी जो यूज करोगे वो क्या होगी? हाई होगी। अच्छा, आरएडीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आरएडीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लोगों ने कहा कि भाई रिस्क फ्री रेट में आप क्या करना? रिस्क प्रीमियम को ऐड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आरएडीआर मिल जाएगा। रिस्क फ्री रेट में आप क्या करोगे? रिस्क प्रीमियम को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आरएडीआर मिल जाएगा। अच्छा, आपने मेरे साथ जो है केई का फॉर्मूला समझा था, सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपने जो है केई का फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। आर एफ प्लस बीटा, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ करके आपको क्या मिलता है? आपको जो है केई मिलता है। ये भी देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि भाई केई अपने को जो है इस तरह से मिलता है। अच्छा, आप जो आरएडीआर निकाल रहे हो ना, आप जो आरएडीआर निकाल रहे हो वो भी इस तरह से निकलेगी, वो भी जो है बेसिकली इस तरह से निकलेगी। बस इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया। इन लोगों ने क्या करा? नाम चेंज कर दिया। आरएडीआर निकालने का इन लोगों ने फॉर्मूला क्या बताया? आरएडीआर निकालने का इन लोगों ने फॉर्मूला बताया आरएफ। बीटा की जगह इन लोगों ने बीटा का नाम क्या रख दिया? बीटा का नाम रख दिया रिस्क इंडेक्स। बीटा का नाम क्या रखा? रिस्क इंडेक्स रखा। बाकी सब कुछ सेम है, इंटू आर एम माइनस आर एफ, इंटू आर एम माइनस आर एफ। अब देखो आरएडीआर का फॉर्मूला क्या है? आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम, आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है? रिस्क प्रीमियम का मतलब है रिस्क इंडेक्स इंटू, ठीक है ना, आरएम माइनस आरएफ, ठीक है ना। तो आरएम का मतलब क्या है? देखो क्या दे रखा है? मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो लॉजिकली आपको बात समझ में आ गई।
तो जो अपना के का फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला था। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ये अपन बेसिकली सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में और भी डेप्थ में जाके समझेंगे। तो उसको जो है इन लोगों ने क्या करा, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बीटा का नाम क्या रख दिया, रिस्क इंडेक्स रख दिया। बीटा का नाम क्या रख दिया, रिस्क इंडेक्स रख दिया। बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम ही है। तो आरएडीआर क्या होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। अच्छा, रिस्क प्रीमियम कैसे निकालोगे, रिस्क प्रीमियम निकालने के लिए लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या करना है, रिस्क इंडेक्स मतलब बीटा हो गया, बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ कर देना, बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ कर देना। इधर इधर आर एम का मतलब क्या है, इधर आर एम का मतलब है मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो आपको मोटा मोटा क्या मिल जाएगा, आरएडीआर मिल जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बेसिकली आपको किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है, एंड आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है, क्वेश्चन में जो है आपको ये बता रखा है कि बेसिकली आपको जो है डिस्काउंटिंग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है आरएडीआर कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। डन है, आगे बढ़े अपन, इधर तो कोई दिक्कत। अब सुनो, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का। देखो क्या दे रखा है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच टू कैलकुलेट द एनपीवी। अच्छा, एग्जांपल से बताता हूं। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट 45 लाख, आप जो है क्या कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको जो है आज के डेट पे 45 लाख लगाने हैं। आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई आपका रिस्क रेट कितना है, 5% है। आपका रिस्क रेट कितना है, 5% है। इन लोगों ने कहा कि कैलकुलेट एनपीवी अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक, कैलकुलेट एनपीवी अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। अपने को क्या बता रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि आज के दिन पे आप 45 लाख लगाओगे एक प्रोजेक्ट में, आपको एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगले 4 साल में आपको जो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख का क्या होगा, इनफ्लो होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई ये जो मेरा इनफ्लो होगा, ये मेरी क्या है, एक्सपेक्टेशन है। क्या ये सर्टेन है, क्या ये सर्टेन है कि भाई इतना इतना इनफ्लो होगा ही, क्या ये सर्टेन है, क्या इतना इतना इनफ्लो होगा ही? ऑफ कोर्स सी बात है, सर्टेन नहीं है। ये तो मेरी क्या है, एक्सपेक्टेशन है। मैं आज की डेट पे क्या कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ कि अगले 4 साल में मेरा इन्फ्लो इतना इतना हो सकता है। ठीक है ना, इतना इतना क्या हो सकता है, इन्फ्लो हो सकता है। तो क्या मेरा रिस्क ज्यादा है इस प्रोजेक्ट में, क्या मेरा प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है, बिल्कुल रिस्क है इसके अंदर, बिल्कुल प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, रिस्क है। तो डिस्काउंटिंग किससे होनी चाहिए, डिस्काउंटिंग होनी चाहिए आरएडीआर से, डिस्काउंटिंग किससे होनी चाहिए, आरएडीआर से होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रिस्क फ्री रेट दे रखा है। आपको क्या बता रखा है, रिस्क फ्री रेट बता रखा है। लेकिन ये जो क्या मेरे कैश फ्लोज हैं, ये जो मेरे कैश फ्लोज है, क्या रिस्क फ्री है, क्या रिस्क फ्री नहीं है। रिस्क फ्री क्यों नहीं है, रिस्क फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो मेरा क्या है, एक्सपेक्टेशन है। मुझे ये थोड़ी पता है कि 10 लाख का 10 लाख इन्फ्लो होगा ही, पहले साल में 10 लाख का इन्फ्लो होगा ही, दूसरे साल में 15 लाख का इन्फ्लो होगा। ये तो मेरी क्या है, बस एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा होगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन लोगों ने ये कहा कि भाई देखो, आपका अनुमान ये है कि भाई पहले साल के एंड पे आपको 10 लाख का क्या होगा, इन्फ्लो होगा। ठीक है ना, लेकिन बेसिकली ये तो क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन है। ये तो क्या है, आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन है। इन लोगों ने बताया कि भाई देखो सर्टेनिटी कोएफिशिएंट कितना है, 0.9 है। इसका मतलब क्या है कि भाई कम से कम आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 10 लाख का इन्फ्लो होगा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ये बोलता है कि भाई 10 लाख इंटू 0.9, 10 लाख इंटू 0.9 कितना होता है, 9 लाख का तो इन्फ्लो सर्टेन ही है। तो सर्टेनिटी कोएफिशिएंट मुझे क्या बताता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मुझे ये बताता है कि भाई देखो इतना तो आपको सर्टेन ही है, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले साल के एंड पे मुझे 10 लाख का इन्फ्लो होगा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बोलता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बोलता है कि भाई देखो 0.9%, ठीक है ना। इन लोगों ने कहा कि भाई, इन लोगों ने मोटा मोटा ये कहा भाई 0.9 आपका क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 90% जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसका 90% तो सर्टेन ही है, सर्टेन ही है। इसका मतलब क्या है कि भाई क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या कि पहले साल के एंड पे मेरा सर्टेन कैश इनफ्लो कितना होगा, 10 लाख का 90% कर दो या फिर 10 लाख इंटू 0.9 कर दो, कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 9 लाख रुपीज। तो ये मेरा जो इन्फो निकल के आया, ये मेरा जो इन्फो निकल के आया, ये क्या है, सर्टेन इन्फो है। सर्टेन का मतलब क्या है, सर्टेन का मतलब ये कि भाई ये तो होगा ही होगा, ये तो क्या होगा, होगा ही होगा। अच्छा, इस तरह से मुझे ईयर 2 में बता रखा है कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15 लाख का इन्फ्लो होगा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट बोलता है कि भाई देखो हमारा कोएफिशिएंट कितना है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कितना है, 0.85 है। इसका मतलब ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 15 लाख का 85% तो होगा ही होगा। तो देखो मैंने क्या करा, 15 लाख इंटू 85 करा। इस तरह से 20 लाख इंटू 0.82 करो, ये करा मैंने 20 लाख इंटू 0.82, और फिर मैंने क्या करा, 25 लाख इंटू 0.78 करा। तो देखो ये रहा 25 लाख इंटू 0.78। तो क्या हुआ, तो मुझे ये पता चला कि भाई ईयर 1 के एंड पे 9 लाख का मेरा सर्टेन कैश इन्फ्लो कितना है, ईयर 2 के एंड पे मेरा जो है बेसिकली सर्टेन कैश इन्फो कितना है, ईयर 3 के एंड पे मेरा सर्टेन कैश इन्फो कितना है, एंड ईयर 4 के एंड पे मेरा सर्टेन कैश इन्फो कितना है। अब मुझे ये पता चल गया, अब मुझे जो है ये पता चल गया कि मेरा सर्टेन कैश इन्फो कितना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है रिस्क फ्री रेट, जो मेरी रिस्क फ्री रेट दे रखी है उसे डिस्काउंट कर सकता हूं। अच्छा, रिस्क फ्री रेट कितनी दे रखी है, 5%। क्या मेरा जो ये इन्फ्लो है, क्या मेरा जो ये इन्फ्लो है ये रिस्क फ्री है, बिल्कुल रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री क्यों है, क्योंकि तो मुझे पता है होगा ही होगा, इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो मैंने क्या करा, इन लोगों ने क्वेश्चन में मुझे ये कहा था कि भाई आप एनपीवी निकालो, आप जो है एनपीवी निकालो अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे कैश इन्फोज हैं, जो भी मेरे कैश इन्फोज हैं उनको मैं क्या करूंगा, सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, एक बार सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट हो गए तो फिर मैं डिस्काउंटिंग किससे करूंगा, 5% से डिस्काउंटिंग करूंगा। 5% से डिस्काउंटिंग मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने ये इन्फ्लोज निकाले हैं ये क्या है, रिस्क फ्री है, ये क्या है, रिस्क फ्री है। देयरफॉर मैंने क्या करा, देयरफॉर मैंने जो है 5% से क्या करी, डिस्काउंटिंग कर ली। तो देखो ये रहा, ये मुझे पहले साल के एंड पे मिलेगा, तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 1.05 करा।
ये मुझे सेकंड ईयर के एंड पे मिलेगा, तो मैंने क्या करा 1.05 डिवाइड 1.05 का स्क्वायर। इसी तरह से मैंने क्या करा थर्ड एंड फोर्थ ईयर की कैश फ्लोज की मैंने क्या करी डिस्काउंटिंग करी, -45 लाख करा, तो मेरा एनपीवी कितना निकल के आया 5,34,570। अच्छा डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं ये अपन जो है बेसिकली पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में जाके और भी डेप्थ में समझेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको जो है डिस्काउंटिंग करना तो आता ही होगा। इस बात समझती है आपको, इतनी बात जो है आपको समझता है। अब अपने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, अब अपन पढ़ लेते हैं। देखो अच्छा अभी अपन ने क्या देखा, एग्जांपल देखा, मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो क्या दे रखा है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में आप क्या करते हो, अंडर दिस अप्रोच रिस्की कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर कन्वर्टेड इनटू सर्टेन कैश फ्लोज। तो रिस्की कैश फ्लोज को मैं सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि भाई आपका रिस्की कैश फ्लो कितना है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ ये बताएगा कि भाई आपका जो है सर्टेनिटी कोएफिशिएंट कितना है। तो आप क्या कर सकते हो, सर्टेन कैश फ्लो को निकाल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर अपने को क्या करना है, ये जो आपके सर्टेन कैश फ्लोज आ गए इसको आप जो है क्या करोगे, डिस्काउंट करोगे यूजिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने को जो है क्या करना है, डिस्काउंटिंग करना है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से अपन क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। तो आपको जो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होता है। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, आ जाओ। एक कंसेप्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, एक कंसेप्ट किसका आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कंसेप्ट आता है। देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पहले फॉर्मुला समझते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मुला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी प्रोजेक्ट से आपके क्या होने वाले हैं, कैश फ्लोज होने वाले हैं, उसके आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिलेगा। अच्छा एग्जांपल समझते हैं। आज आप एक जो है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो 100 रुपए, आज आप जो है एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो कितना, 100 रुपए। अच्छा आपने क्या करा, ये देखा कि भाई इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में जो भी कैश इन्फ्लोज हो रहे हैं उसकी आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आपने जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकाली, अज्यूम करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल गई 100 रुपीज, 1000, तो ठीक है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल गई, 1000 निकल के आई। तो अपना जो है पीआई निकल सकता है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल सकता है क्या। फॉर्मुला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोले तो पीआई कितना निकल के आया, 1000 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 1000 डिवाइड बाय अगर आप 100 करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 10। तो आपका पीआई कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। इसका मतलब मोटा मोटा सिंपल सी बात क्या है कि भाई अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप क्या करते हो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपको जो है मोटा मोटा 10 गुना प्रॉफिट होगा। 10 गुना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आज के दिन में आपने क्या करा, 100 रुपए इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। फिर आपने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट में से जो भी फ्यूचर में कैश इन्फ्लोज होने वाले हैं उनके आज के रेट पे पीवी कितनी है, आज के रेट पे पीवी कितनी निकल गई, 1000 निकल गई। मतलब बेसिकली आपको 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही चीज बोलता है मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोले तो पीआई। पीआई इट इज अ सिंपल वे टू मेजर हाउ मच प्रॉफिट यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक फॉर ईच रुपी यू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो ये इसका मतलब एक और चीज क्या हुई कि भाई अगर मैं 1 रुपए लगाऊंगा तो मुझे 10 रुपए का फायदा होगा, 1 रुपए लगाऊंगा तो 10 रुपए का फायदा होगा, मैं 100 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे फायदा कितने का होगा, 1000 का होगा। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स यू टू फिगर आउट इफ अ प्रोजेक्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन और नॉट। तो अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो निकल के आया है, ठीक है ना, वो 1 से ज्यादा आया है, ठीक है ना, 1 से ज्यादा आया है, इट मीन्स द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल एंड यू शुड कंसिडर गोइंग अहेड। तो अगर आपका जो पीआई है वो 1 रुपी से ज्यादा आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि भाई ठीक है हमें क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका पीआई जो है 1 रुपी से कम है, इट मीन्स द प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल एंड यू शुड अवॉइड इट। लॉजिकली बात समझ में आई। तो अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना निकल के आ रहा है, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आ रहा है 0.9। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप 1 रुपए लगाओगे तो आप कमाओगे कितना, आप कमाओगे 0.9 रुपीज। तो ये तो आपका लॉस हो रहा है, तो फिर आप क्या नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया। सिंपल सी बात, आपको क्या करनी है, जो भी आपका फ्यूचर में कैश फ्लोज होने वाले हैं प्रोजेक्ट से, उसका पीवी करो, डिवाइड बाय क्या कर देना है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है। डन है, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब सुनो, आपको जो है एक और नेक्स्ट टॉपिक में ले चलते हैं, आपको जो है एक और नेक्स्ट टॉपिक में ले चलते हैं, उसका नाम क्या है, एडजस्टेड एनपीवी मेथड। क्या नाम है, एडजस्टेड एनपीवी मेथड। अच्छा आपने जो है अभी तक एनपीवी निकालना सिखाया है, आपने जो अभी तक एनपीवी निकालना सिखाया है, आईएफए में मैंने आपको जो है एनपीवी निकालना सिखाया था। एडजस्टेड एनपीवी क्या बोलता है, एडजस्टेड एनपीवी मुझे ये कहता है कि रोहन अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना, अगर आपको जो है किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना, तो आप जो है पहले तो एनपीवी निकालो इस बेसिस पे कि भाई आपने जो पूरा का पूरा फाइनेंस करा है प्रोजेक्ट को, वो कैसे करा है, इक्विटी से करा है, मतलब आपने कोई लोन वोन नहीं लिया है, उधार नहीं लिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिस भी प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है, मैं ये देखूंगा कि अगर इस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाने के लिए, ठीक है ना, अगर पैसा लगाना है मुझे इस प्रोजेक्ट में, तो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए अगर सारा का सारा पैसा मैंने क्या करा है, इक्विटी फाइनेंस करा है, मतलब शेयर्स इशू करके पैसा लगाया है, मतलब लोन वोन नहीं लिया है, तो उस केस में मेरी एनपीवी कितनी आ रही है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में 1 करोड़ लगाना है, रोहन को जो है किसी प्रोजेक्ट में 1 करोड़ लगाना है, एंड रोहन क्या करता है, मार्केट से जो है मार्केट में जो है 1 करोड़ के शेयर्स इशू करता है, तो 1 करोड़ के शेयर्स इशू करे, 1 करोड़ उसके पास आया, तो 1 करोड़ क्या करा, प्रोजेक्ट में लगा दिया। तो जब मैं प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग करूंगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से करूंगा ना, कॉस्ट ऑफ किससे करोगे, इक्विटी से करोगे। तो एडजस्टेड एनपीवी मुझे ये बताता है कि भाई सबसे पहला आप क्या काम करो, सबसे पहला जो है आप ये काम करो कि भाई आप ये देखो कि अगर इस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है, तो अगर मैं जो है सारा का सारा इक्विटी फाइनेंस करता हूं तो मेरा एनपीवी क्या निकल के आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं बेस एनपीवी। उसको अपन क्या कहते हैं, बेस एनपीवी। क्या कहेंगे अपन, बेस एनपीवी नाम रख दिया इसका, अपन ने क्या करा, नाम रख दिया। अच्छा एडजस्टेड एनपीवी मेथड मुझे ये बताता है कि रोहन आपने एक बार बेस एनपीवी तो निकाल ली, आपने क्या करा, एक बार बेस एनपीवी तो क्या करी, निकाल ली।
अब जो है आप एक चीज और करो। अब जो है आप क्या करो, एक चीज और करो कि लेट अस से सपोज इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए मैं इक्विटी के साथ साथ लोन भी ले लेता, इक्विटी के साथ साथ क्या करता, लोन भी ले लेता, तो उस केस में मेरी जो एनपीवी है उसमें कितना इंपैक्ट आता, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एडजस्टेड एनपीवी। अब देखो क्या दे रखा है, एडजस्टेड एनपीवी का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप जो है बेस एनपीवी निकालो। आप जो है क्या करो, सबसे पहले बेस एनपीवी निकालो कि भाई अगर मैं प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग करता, अगर मैं प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग करता और वो फाइनेंसिंग सिर्फ इक्विटी से होती तो मेरी एनपीवी कितनी निकल के आती, तो मेरी एनपीवी कितनी निकल के आती। अच्छा, फिर मुझको एडजस्टेड एनपीवी ये कहता है कि भाई रोहन, अब अज्यूम करो कि भाई आपने क्या करा है, इक्विटी के साथ साथ लोन भी ले लिया है, आपने क्या करा है, इक्विटी के साथ साथ लोन लेके भी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करा है, तो आपकी जो है एनपीवी में कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि मैं एडजस्टेड एनपीवी के लिए क्या करूंगा, मैंने जो लोन लिया था, जो मैंने लोन लिया था उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, वो क्या होगा, बेसिक बेस एनपीवी में ऐड कर दिया जाएगा। देखो क्या दे रखा है, बेस एनपीवी प्लस पीवी ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आप अब ये कहोगे कि भाई लोन लेने से आपको क्या फायदा होता है, तो देखो लोन लेने से सिंपल सा फायदा ये होता है कि जो आप लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, जो आप लोन पे क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, उस पे आपको क्या मिलता है, टैक्स सेविंग होती है, उस पे क्या होती है, आपको सीधी सी बात है टैक्स सेविंग होती है। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल इक्विटी के साथ साथ लोन लेके क्या करा है, फाइनेंसिंग करा है, तो फिर सीधी सी बात है जो आपने लोन लिया है उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पे टैक्स सेविंग होगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और क्या करो, बेस एनपीवी में ऐड कर दो, उसको अपन क्या कहते हैं, एडजस्टेड एनपीवी कहते हैं। इसका भी अपन एग्जांपल करेंगे, देखो ये रहा, इसका जो है अपन एग्जांपल करेंगे जो आईसीआई की मेन एग्जाम का है। देखो क्या दे रखा है, पढ़ते हैं, अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एपीवी हेल्प्स यू टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इन टू पार्ट्स। वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है कुछ भी बोरिंग नहीं करी, मतलब सारा का सारा पैसा आपने क्या करा है, कैश में पे करा है, मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग करा है। अच्छा, दूसरा इन लोगों ने कहा कि वैल्यू एडेड बाय द यूजिंग डेट, डेट को यूज करने से आपकी जो है एनपीवी में कितना इंपैक्ट आया, क्योंकि सीधी सी बात है बोरिंग मनी कैन समटाइम्स सेव इन टैक्सेस, ठीक है ना, तो अगर आप पैसा बोरो करते हो तो उससे आपका जो है टैक्स बचता है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर आप लोन लेते हो तो लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उस इंटरेस्ट पे आपको क्या होता है, टैक्स सेविंग होता है, ठीक है ना, तो वो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे बेस एनपीवी निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे बेस एनपीवी निकालनी है, और बेस एनपीवी का मतलब क्या है, बेस एनपीवी का मतलब देखो ये रहा, बेस एनपीवी इज एनपीवी जो अपन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूमिंग दैट कंपनी इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। बात समझ आई। अच्छा, तो मैंने बेस एनपीवी निकाली, फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं लोन ले लेता तो मेरे को क्या फायदा होता, वो मैं क्या करूंगा, बेस एनपीवी में ऐड कर दूंगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, एडजस्टेड एनपीवी कहते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं, देखो अब जो है आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये एग्जांपल जो है आईसीआई की मेन एग्जाम का है, ठीक है ना, ये आईसीआई का मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मैंने जो है आपको एग्जांपल के फॉर्म में इधर दे दिया है। आपने ये जो क्वेश्चन बैंक उसमें भी आपको ये मिलेगा सेम टू सेम। अब देखो क्या दे रखा है, समझते जाना, पढ़ते चलना। द मैनेजमेंट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी टीएल लिमिटेड इज इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अ प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ टॉल रोड इन नेपाल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। हम जो है नेपाल में एक टॉल रोड बनाना चाहते हैं, नेपाल में हम जो है एक क्या करना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, हमारे पास जो है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी इन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 250 लाख। आज के दिन पे मुझे 250 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो ये रहा, जीरो टाइम पे मैं क्या करूंगा, जीरो टाइम पे आप जो है क्या करोगे, 250 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपकी जेब से 250 लाख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 10 ईयर्स एंड डेप्रिसिएशन अपने को जो है एसएलएम मेथड में मिलेगा। तो इन लोगों ने ये कहा कि आज के दिन पे आप क्या कर रहे हो, 250 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किस पे, इक्विपमेंट पे। अगले 10 साल में आप क्या कर सकते हो, अगले 10 साल में जो है आप बेसिकली डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो एसएलएम मेथड पे। तो एसएलएम मेथड के बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालूं तो कैसे निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। तो मैं क्या कर सकता हूं, हर साल जो है 25 लाख का, हर साल जो है क्या कर सकता हूं, 25 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आती है, तो मैं लिख लेता हूं कि भाई 10 साल तक, 10 ईयर्स तक आप क्या कर सकते हो, 10 ईयर्स तक आप जो है 20 लाख का, 25 लाख का, 10 ईयर्स तक आप जो है 25 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्या फायदा है, तो सीधी सी बात ये है कि डेप्रिसिएशन पे आपको टैक्स सेविंग होगी। इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या करता है, डेप्रिसिएशन अलाउ करता है ना, इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन आपको जो है बेसिकली टैक्स पेमेंट पर्पस के लिए अलाउ कर देता है, तो आपको क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने ये कहा, इन लोगों ने जो है मुझे ये कहा कि EBITDA टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द टोल रोड इज प्रोजेक्टेड टू बी 33 लाख पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो इन लोगों ने ये कहा कि आज के दिन पे अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगले 20 साल के लिए, हर साल आपको 33 लाख का क्या होगा, 33 लाख का एबिटा होगा। आ जाओ, एबिटा का मतलब क्या है, देखो ये रहा, एबिटा का मतलब ये रहा। भाई इन लोगों ने मुझे बता दिया कि भाई हर साल आपको जो है 33 लाख का क्या होगा, एबिटा होगा। हर साल क्या होगा, 33 लाख का जो है आपको एबिटा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इन लोगों ने ये कहा कि भाई द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग इज 12% पर एनम। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर ये 250 लाख, अगर जो है ये 250 लाख आप क्या करते हो, अगर जो है मोटा मोटा ये 250 लाख अगर आप क्या करते हो, इक्विटी से फाइनेंस करते हो, तो उसका जो है बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, 12% होगा। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है 30%, टैक्स रेट कितना है, 30% है। फिर इन लोगों ने एक चीज कही कि भाई ऑल द कैश फ्लो डॉलर में है,
आपको जो है इन्फ्लेशन को इग्नोर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग एडजस्टेड एनपीवी मेथड। तो एडजस्टेड एनपीवी मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस एनपीवी निकालनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, बेस एनपीवी निकालेंगे अपन। फिर अपन क्या करेंगे, जो भी आप क्या कर रहे हो, लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो भी आपने लोन लिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका जो टैक्स बेनिफिट है उसको अपन क्या करेंगे, बेस एनपीवी में ऐड करके देखेंगे कि भाई आपका एडजस्टेड एनपीवी कितना निकल के आ रहा है। अब सुनो आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन अपन बाद में पढ़ेंगे, ये लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली एनपीवी निकालनी है। मुझे क्या करना है, एनपीवी निकालनी है। देखो आज के दिन पे आपने 250 लाख का क्या करा, आउटफ्लो करा। अच्छा, अगले 20 साल के लिए हर साल आपको जो है क्या मिलेगा, अगले 20 साल के लिए हर साल आपको जो है 33 लाख का एबिटा मिलेगा। हर साल क्या मिलेगा, 33 लाख का एबिटा मिलेगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है। मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो टैक्स कितना पे करूंगा भाई, जो भी मेरा एबिटा निकल के आ रहा है, जो भी मेरा एबिटा निकल के आ रहा है उसमें से मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को लेस करूंगा। अच्छा, उसका मैं क्या लगाऊंगा, टैक्स रेट लगाऊंगा, उसका 30% लगाऊंगा, तो मेरा क्या निकल के आएगा, टैक्स रेट निकल के आएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली टैक्स रेट निकालने का शॉर्टकट क्या है, टैक्स रेट निकालने का शॉर्टकट सिंपल सी बात ये है, एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन का मैं 30% कर दूंगा। एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन का क्या कर दूंगा, 30% कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो आपको एबिटा हो रहा है वो तो आपको जो है बेसिकली 20 साल के लिए होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग होगी वो सिर्फ 10 साल के लिए होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई जो आप डेप्रिसिएशन है ना वो 10 साल के लिए ही ले सकते हो, 10 साल के लिए ही क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो है बेसिकली ये जो आपका एबिटा था 33 लाख का क्या था, एबिटा था 33 लाख का क्या था, एबिटा था, उस पर टैक्स निकाला, उस पर जो है टैक्स निकाला 30%। तो हर साल आपको 33 लाख का क्या होगा, इनफ्लो होगा। लेकिन बेसिकली 33 लाख का आपको 30% क्या करना पड़ेगा, 33 लाख का 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स कितना निकल के आया, 9.9 निकल के आया, 9.9 निकल के आया। लेकिन जो आपका डेप्रिसिएशन है हर साल आप क्या करोगे, हर साल जो है मोटा मोटा, हर साल जो है मोटा मोटा आप डेप्रिसिएशन लोगे, तो उस डेप्रिसिएशन से आपका टैक्स बचेगा। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, हर साल का डेप्रिसिएशन है 25 लाख। तो 25 लाख का 30% कितना होता है, 25 लाख का 30% होता है। ठीक है ना, कितना, 7.5। इसका मतलब क्या है कि भाई हर साल आपका नेट टैक्स कितना आएगा, ठीक है ना, हर साल आपका नेट टैक्स कितना आएगा, 9.9 माइनस 7.5। समझ में आई बात, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 10 साल में आप क्या करोगे, 10 साल में जो है आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, तो हर साल आप 25 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। हर साल आप जो है क्या करोगे, 25 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो बेसिकली आपकी टैक्स सेविंग कितनी होगी, 25 लाख का 30% विच इज 7.5। इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि भाई अपन ने इधर क्या करा है, अपन ने जो है बेसिकली इधर यही वाले फॉर्मुले को जो है एलोबरेट करा है। यही वाले फॉर्मुले को एलोबरेट करने का मतलब क्या है, एबिटा इंटू 30%, क्या करना है मुझे, एबिटा इंटू 30% माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 30%। तो जो मैंने करा है वो यही तो है, जो मैंने करा है वो यही तो करा है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको टैक्स निकालना है, आपको ये निकालना है कि हर साल कितना टैक्स पे करोगे। तो टैक्स पेमेंट के लिए इनकम टैक्स क्या बोलेगा, भाई एबिटा में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, इसका 30% हमें टैक्स पे कर देना, इसका 30% हमें क्या कर देना, टैक्स पे कर देना। अच्छा, अपन क्या कर सकते थे, डायरेक्टली इस फॉर्मुले को यूज कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में अपन ने इस डायरेक्टली फॉर्मुले को यूज नहीं करा। क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि बेसिकली जो एबिटा है वो तो 20 साल के लिए मिलेगा, वो तो 20 साल का दे रखा है, डेप्रिसिएशन मुझे सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो बेसिकली इस फॉर्मुले को थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एबिटा इंटू 30% माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 30%। अच्छा, एबिटा का 30% कितना आया, एबिटा का 30% आएगा 9.9, एबिटा का 30% कितना आ गया, 9.9 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, डेप्रिसिएशन का 30% कितना आ गया, डेप्रिसिएशन का 30% आ गया 7.5। तो इसका मतलब ये कि भाई हर साल आप टैक्स कितना पे करोगे, 9.9 माइनस 9.9 माइनस 7.5, 9.9 माइनस 7.5 आपका जो है क्या होगा, बेसिकली 9.9 माइनस 7.5 आपका जो है बेसिकली क्या होगा, टैक्स का पेमेंट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, इसको इग्नोर कर दो, इसको जो है क्या करो, इग्नोर कर दो। अपने कैश फ्लोज कौन कौन से हैं, अपने कैश फ्लोज है दिस 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 एंड दिस। अपन क्या करेंगे, इसका जो है बेसिकली पीवी करेंगे। अब सुनो 250 लाख तो आपकी जेब से आज के दिन पे जा रहा है, ठीक है ना। अब सुनना, 33 लाख आपको जो है हर साल 20 साल के लिए मिलेगा, 33 लाख आपको जो है हर साल के लिए, हर साल बेसिकली 20 साल तक मिलेगा। अपन क्या करेंगे, अपन जो है इसकी पीवी करेंगे कि हर साल मुझे 33 लाख मिल रहा है 20 साल के लिए, उसकी आज के दिन पे वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो मुझे बता रखा है कि भाई 12% पे 20 साल के लिए जो आपका पीवी फैक्टर है उसका टोटल अमाउंट कितना है, देखो कितना आ रहा है 7.469। तो मैंने क्या करा, 33 लाख को 7.469 से मल्टीप्लाई करा, तो बेसिकली मेरा पीवी कितना निकल के आया, 246,477। मतलब 20 साल में जो मुझे हर साल 33 लाख मिलेगा उसकी आज के दिन पे वैल्यू कितनी है, आज के दिन पे वैल्यू है 246,477 की। डन है। अब बात करते हैं टैक्स की। आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल जो है बेसिकली 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। हर साल क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 20 साल के लिए हर साल आप जो है 9.9 का टैक्स पे करोगे। तो मैंने क्या करा, 7.469 से मल्टीप्लाई करा। तो जो भी मैं क्या करूंगा, जो भी मैं 20 साल में टैक्स पे करूंगा, टैक्स पे करूंगा, उसकी आज के दिन पे वैल्यू कितनी आई, 73.943 की। अच्छा, मुझे जो है 10 साल के लिए, मुझे जो है बेसिकली अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल में क्या मिलेगा, अगले 10 साल में जो है मेरी टैक्स सेविंग होगी, अगले 10 साल में क्या होगी, मेरी टैक्स सेविंग होगी। तो हर साल मेरी 7.5 लाख की टैक्स सेविंग होगी, ठीक है ना। हर साल 7.5 लाख की मेरी क्या होगी, टैक्स सेविंग होगी, लेकिन ये सिर्फ 10 साल के लिए होगी, ये सिर्फ 10 साल के लिए होगी। तो क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई
पीवीआईएफए, पीवीआईएफए का मतलब क्या है कि भाई बेसिकली 12% का जो फैक्टर है, 12% का जो क्यूमुलेटिव फैक्टर है 10 साल का, वो कितना दे रखा है 5.65 तो मैंने क्या करा 7.5 को मल्टीप्लाई करा 5.65 से, तो मेरा कितना निकल के आया 42.375। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आपको अगले 10 साल में टैक्स सेविंग होगी उसके आज के दिन पे वैल्यू कितनी है। आपने क्या करा इन सबका नेट करा, इन सबका आपने क्या करा नेट करा, तो आपकी एनपीवी कितनी निकल के आई, आपकी एनपीवी निकल के आई 35 पॉइंट, आपकी एनपीवी कितनी निकल के आई 35.091 नेगेटिव। बात समझ में आ गई। मतलब मोटा मोटा अपने को ये चीज समझ में आई, मोटा मोटा अपने को ये चीज समझ में आई कि भाई अगर अपन प्रोजेक्ट में क्या करते हैं पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंस करते हैं, तो उस केस में जो है क्या होगा, उस केस में मेरा जो एनपीवी है वो कितना होगा 35.091। अब सुनते हैं अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्लीज 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 प्लीज, मैं जो है अभी आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकल के आया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकल के आया वो नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना तो आता होगा, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो क्या है बहुत बेसिक है। अच्छा अब समझते हैं आगे अपन, अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो निकल के आ गई मेरी बेस एनपीवी, ये तो क्या निकल के आ गई मेरी बेस एनपीवी निकल के आ गई। अब देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, क्वेश्चन मुझे ये बताता है कि टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट नेपाली गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ 15 ईयर टर्म लोन, अच्छा ऑफ 150 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। नेपाली गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम आपको जो है 15 साल के लिए लोन दे सकते हैं, 15 साल के लिए लोन देने के लिए रेडी हैं। नेपाली गवर्नमेंट मुझे कितना लोन देगी 150 लाख का लोन देगी। अच्छा कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये जो है बेसिकली मुझसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जो मेरा इंटरेस्ट है वो एनुअली पे होगा, जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या होगा एनुअली पे होगा। अच्छा द लोन विल बी रिपेड एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स इन वन ट्रांच। तो लोन का बात समझ में आ गया। आज के दिन पे मैं 150 लाख का लोन लूंगा, हर साल जो है नेपाली गवर्नमेंट को 6% इंटरेस्ट पे करूंगा और 15 साल के एंड पे 150 लाख वापस लौटा दूंगा। अच्छा अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब जो है अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब सुनो अपन को क्या करना है, अपने को जो है बेस एनपीवी में लोन का एडजस्टमेंट करना है, लोन का क्या करना है एडजस्टमेंट करना है। अच्छा अज्यूम करते हैं कि भाई मैं क्या करता हूं, अज्यूम करते हैं कि भाई मैं बैंक से या फिर मैं जो है सरकार से लोन ले लेता हूं। अगर आप सरकार से लोन लोगे तो सीधी सी बात है आज के दिन पे 150 लाख आपकी जेब में आएगा, आज के दिन पे 150 लाख जो है आपकी जेब में आएगा। इतनी बात समझ में आती है, आज के दिन पे जो है आपकी जेब में कितना आएगा 150 लाख आएगा। अच्छा अब मैं ये देखूंगा कि भाई हर साल मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, अब मैं ये देखूंगा कि भाई हर साल मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ मुझे हर साल इंटरेस्ट कितना पे करना है, मुझे जो है हर साल इंटरेस्ट पे करना है 150 लाख का 6% कितना होता है, 150 लाख का 6% कितना होता है करो, 150 लाख का 6% आपका निकल के आएगा 9। तो हर साल मुझे क्या करना पड़ेगा 9 लाख का, हर साल जो है मुझे 9 लाख का क्या करना पड़ेगा 9 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा आप 9 लाख का क्या करोगे इंटरेस्ट पे करोगे, तो बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली इनकम टैक्स में टैक्स पर्पस के लिए आपको अलाउ कर दिया जाता है। मतलब इस 9 लाख पे आपको टैक्स सेविंग होगी, इस 9 लाख पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। अच्छा तो हर साल आप क्या करोगे 9 लाख का इंटरेस्ट पे करोगे। देखो ये रहा 1 से 15 साल के लिए हर साल जो है आप 9 लाख आपकी जेब से जाएगा, 9 लाख जो है क्या होगा आपकी जेब से जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको। अच्छा लेकिन मैं आपने एक और चीज पढ़ रखी है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है उस पर आपको क्या होता है, उस पर जो आपको टैक्स सेविंग होती है। टैक्स सेविंग कैसे होती है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है इनकम टैक्स पर्पस में आप उसको क्या कर सकते हो एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। मतलब मोटा मोटा हर साल आपको जो है 9 लाख पे क्या होगा टैक्स सेविंग होगा। मेरा टैक्स सेविंग कितना है 30% है। मतलब 1 से 15 साल के लिए आपको जो है बेसिकली 2.7 की क्या होगी टैक्स सेविंग होगी। मतलब आपका नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आया, आपका जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आएगा 9 - 2.5 9 - 2.7। लॉजिक की बात समझ में आई। तो अगर मैं लोन लेता हूं तो आज की जेब में मेरे पास जो है 150 आएंगे, हर साल मेरी जेब से 9 जाएगा, लेकिन हर साल मुझे 2.7 की क्या होगी टैक्स सेविंग होगी। अच्छा 15 साल के एंड पे 150 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा रीपे करना पड़ेगा, 150 लाख क्या करना पड़ेगा मुझे रीपे करना पड़ेगा। इसके अपन निकाल लेते हैं, इसके अपन एनपीवी निकाल लेते हैं। 150 लाख तो आज की डेट पे जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 150 होगी। अच्छा 1 से 15 साल के लिए मेरी जेब से जाएगा, 1 से 15 साल के लिए मेरी जेब से कितना जाएगा, मेरी जेब से जाएगा 9 लाख रुपीज, मेरी जेब से कितना जाएगा 9 लाख रुपीज जाएगा। अच्छा अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे बता रखा है कि भाई पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6% पर एनम। इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितना है 5.6 है, 5.6% है। लेकिन ये क्या है, ये जो है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है, आफ्टर टैक्स क्या है कॉस्ट ऑफ डेट है। अच्छा मेरा टैक्स रेट कितना है, मेरा टैक्स रेट है 30%। तो क्या मैं बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। तो ये 5.6 के बराबर है 70% के बराबर है। तो 5.6 डिवाइड बाय 70% करोगे तो आपका पोस्ट टैक्स ठीक है ना, सॉरी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना आएगा, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आएगा 8%। अच्छा तो अपन डिस्काउंटिंग करेंगे वो 8% से करेंगे, वो क्या करेंगे 8% से करेंगे। अच्छा डिस्काउंटिंग अपन 8% से क्यों कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग अपन जो है 8% से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टैक्स का बेनिफिट है
जो टैक्स का बेनिफिट है वो मैं इधर कंसिडर कर रहा हूँ, जो टैक्स का बेनिफिट है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए डिस्काउंटिंग रेट में, मैं जो है टैक्स का बेनिफिट कंसिडर नहीं करूंगा। तो जो डिस्काउंटिंग है वो किससे होगी, 8% से होगी। तो अगेन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितना है, 8% है। अच्छा, मैंने कॉस्ट ऑफ डेट 7.5.6% क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आपका ये बेसिकली क्या हो रहा है, टैक्स की सेविंग हो रही है। जो आपकी टैक्स की सेविंग हो रही है वो अपन क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो में ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं, कैश फ्लो में क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कंसिडर कर लिए, तो दो बार अपन बेनिफिट क्लेम नहीं करेंगे। तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 8% है, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 8% है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे कैश इनफ्लोज है इनको क्या करूंगा, 8% से मैं क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। आ जाओ, मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई 8% का 15 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना है, 8.559। तो देखो मैंने क्या करा, 9 लाख को मल्टीप्लाई करा 8.559 से, 2.7 को मल्टीप्लाई करा 8.559 से, कितना आ गया, दिस एंड दिस। अच्छा, जो मैं 150 लाख पे करूंगा, तो बेसिकली 15 साल के एंड पे 15 साल का मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना है, 0.315 है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है 0.315। तो मैंने इसको भी क्या करी, एनपीवी निकाली। तो मुझे क्या पता चला कि भाई मेरा एनपीवी कितना निकल के आ रहा है, मेरा एनपीवी निकल के आ रहा है 48.828। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका बेस एनपीवी कितना था, आपका बेस एनपीवी था नेगेटिव 35.091। कितना था, नेगेटिव 35.091। अच्छा, आपने लोन लिया तो उसकी वजह से आपकी जेब में जो है 48.828 आज के दिन पे आ गया ना। ये भी तो क्या है, एनपीवी आज की वैल्यू है। तो मतलब आपकी नेट एनपीवी कितनी निकल के आ गई, नेट एनपीवी निकल के आ गई 13.737 की। नेट एनपीवी कितनी निकल के आ गई, 13.737 की। तो क्योंकि एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, हम क्योंकि क्या है, आपकी जो एनपीवी है, जो आपका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा अगर मैं लोन लेता हूं, अगर मैं लोन लेके क्या करता हूं, फाइनेंसिंग करता हूं, तो आज के दिन पे मेरी एनपीवी कितनी निकल के आ रही है, पॉजिटिव निकल के आ रही है 13.737 की। लेकिन अभी आप कहोगे रोहन, अभी तो आपने मुझे ये बताया था कि जो आपका एडजस्टेड एनपीवी है वो कैसे निकलता है, बेस एनपीवी में मैं क्या करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उसका पीवी का एडजस्टमेंट करता हूं। बिल्कुल आईसीएबी वही बोलती है, आईसीएबी बोलती है कि भाई देखो आप जो है अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव जो है बेसिकली बेस एनपीवी में सिर्फ और सिर्फ पीवी ऑफ टैक्सी लोन इंटरेस्ट का भी क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, अभी अपन इधर क्या करा, अभी अपने जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट है उसको भी कंसिडर कर लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, उसको भी क्या करा, कंसिडर कर लिया। तो ऐसे बोलती है कि दोनों तरीके से कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो एडजस्टेड एनपीवी निकालने के लिए। आपसे पॉसिबल इन दोनों का क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपसे पॉसिबल इन दोनों का एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब दिस और दिस का। या फिर ऐसे कहते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल का जो रिपेमेंट है उसका भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, 150 लाख आपकी जेब में आया है ना, 150 लाख आपकी जेब में आया, मतलब एक्चुअल में आपको 150 लाख मिला है, 150 लाख आपकी जेब से जाएगा, तो मतलब ये भी तो आपका क्या है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो है। तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। या फिर ऐसे ने कहा दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, किसी वो सिर्फ इंटरेस्ट, किसी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का भी जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं आईसीआई के फॉर्मूले के बेसिस पे चलूं तो क्या निकल के आएगा, बेस एनपीवी प्लस पीवी ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट कहां है, देखो ये रहा, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो आप यहां पर ये देख सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट है वो ये रहा। अच्छा, इंटरेस्ट पे आपको जो है बेसिकली बेनिफिट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट पे आपकी टैक्स सेविंग हो रही है 23.109 की। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मेरा फॉर्मूला ये बोलता है कि बेस एनपीवी में आप क्या करो, जो भी आपको इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग हो रही है उसकी पीवी का एडजस्टमेंट कर दो। मेरी बेस एनपीवी कितनी थी, नेगेटिव 35.091। अच्छा, जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें मेरा फायदा कितना हो रहा है, 23.109 का। तो इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग हो रही है उसकी पीवी कितनी है, 23.109। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है ऐड कर दिया 23.109। तो मेरी एडजस्टेड एनपीवी कितनी निकल के आ गई, नेगेटिव 11.982 लाख। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो मेरी एडजस्टेड एनपीवी जो है वो नेगेटिव निकल के आ रही है, मेरी जो एडजस्टेड एनपीवी है वो क्या है, नेगेटिव निकल के आ रही है। देयरफॉर अपन जो है बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें जो है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई एग्जाम के लिए, एग्जाम में कौन सा फॉलो करें, तो आप एग्जाम में ये वाला फॉलो करना, आप जो है एग्जाम में क्या करना, ये वाला फॉलो करना। क्योंकि आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में ये वाला जो है क्या दे रखा है, आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में क्या दे रखा है, आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में ये वाला फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन आईसीआई ने मेन एग्जाम में दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है। तो आप क्या करना, ये वाला भी सॉल्व करके आ जाओगे, तो ये छोटा भी है और इससे आपको क्या हो जाएगा, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एडजस्टेड एनपीवी का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कि ना, अपना जो है एडजस्टेड एनपीवी का पूरा फंडा समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं देखो, अगर क्वेश्चन में आपको जो है एक से ज्यादा प्रोजेक्ट दे रखे हैं और आपको ये सोचना है कि भाई किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा जाए, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है उस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, अपन इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको जो है बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट दे रखे हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट दे रखे हैं, देन हाउ टू डिसाइड कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करा जाए। तो अगर एनपीवी के बेसिस पे देखा जाए तो जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे ज्यादा है अपन क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे देखा जाए तो जिस भी प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे लो है उसको सिलेक्ट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे देखा जाए तो जिस भी प्रोजेक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे लो है उसको सिलेक्ट करा जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये अपन जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बहुत डेप्थ में जाके समझेंगे। अभी जो है आप क्या करो, इनके फॉर्मूला समझ लो कि भाई अगर मुझे क्या करना है, किसी प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है,
किसी प्रोजेक्ट का क्या करना है मुझे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, उस प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालूंगा। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। देखो ये रहा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही आपका वेरिएंस निकल के आ जाएगा, जैसे आपका वेरिएंस निकल जाएगा, उस वेरिएंस को अगर आप क्या करोगे, रूट कर दोगे, उसको जो है बेसिकली वेरिएंस का रूट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है वेरिएंस का रूट, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, लॉजिकली अपन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जाके देखेंगे। अभी अपने लिए काम का क्या है कि भाई अपन जो है इनके फॉर्मूले, अपन जो है इनके फॉर्मूले पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। अच्छा, एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स बार का मतलब होता है आपका जो एवरेज है, बोले तो मीन। अच्छा, अब देखो एग्जांपल से करते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से करते हैं, आपको जो है चीज समझ में आ जाएगी। देखो आपको जो दो प्रोजेक्ट दे रखे हैं, ये भी क्या है, एग्जांपल आईसीआई मॉड्यूल का ही है, दो प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। आपको ये बता रखा है कि जो प्रोजेक्ट ए है, जो आपका प्रोजेक्ट ए है, उसमें जो है बेसिकली आपकी एनपीवी 8000 हो सकती है, 10000 हो सकती है, 12000 हो सकती है, 14000 हो सकती है और 16000 हो सकती है। अच्छा, इनकी आपको वेरियस प्रोबेबिलिटी बता रखी है, इतनी बात समझाई। तो प्रोजेक्ट ए में ठीक है ना, 8000 होने की प्रोबेबिलिटी, 8000 एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10% है। एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है 1 2 3 4 5 पांच जो है क्या दे रखी है, पांच जो है बेसिकली आपको एनपीवी बता रखी है। अच्छा, मुझे जो है एक और चीज बता रखी है, भाई प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी है, और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी 24000 हो सकती है, 20000 हो सकती है, 16000 हो सकती है, 12000 हो सकती है, या फिर 8000 हो सकती है। इनकी मुझे रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बता रखी है, इनकी मुझे क्या बता रखी है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बता रखी है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी। अपने को क्या करना है, दोनों प्रोजेक्ट का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अपना जो है प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अपने को निकालना है। अच्छा, वेरिएंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, वेरिएंस निकालने का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, एक्स माइनस एक्स बार करो, एक्स माइनस एक्स बार करो, उसका होल स्क्वायर करना है। उसका क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, तो एक्स माइनस एक्स बार का क्या करना है, आपको होल स्क्वायर करना है। आ जाओ करते हैं। देखो मुझे बता रखा है क्वेश्चन में, ये प्रोजेक्ट ए है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट ए है, ठीक है ना। एनपीवी 8000 हो सकती है, 10000 हो सकती है, 12000 हो सकती है, 16000 हो सकती है और 14000 हो सकती है। इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे बता रखी है, इनकी मुझे रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बता रखी है। तो मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकता हूं कि भाई मेरी एक्सपेक्टेड एनपीवी कितनी है, मेरी जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है वो कितनी है। तो 8000 इंटू मैंने क्या करा, 10% करा, 800 आ गया। 10000 इंटू 20% करा, कितना गया, 2000। एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो है बेसिकली क्या निकल के आई, आपकी जो है एक्सपेक्टेड एनपीवी कितनी निकल के आई, 12000। तो ये 12000 क्या है, ये 12000 आपका एक्स बार है, ये 12000 क्या है, आपका एक्स बार है। इधर मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, आपका एक्स बार है। अच्छा, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है ये आपकी जो है बेसिकली क्या है, ये आपका एक्स है। अब मेरे को वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि भाई आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है, ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स बार करना है। फिर आप क्या करोगे, इसका जो होल स्क्वायर करोगे, तो जो भी आपका एक्स माइनस एक्स बार निकल के आएगा उसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो जो भी आपका एक्स माइनस एक्स बार निकल के आएगा उसको आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अच्छा, एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, 8000 माइनस 12000, क्या करोगे, 8000 माइनस 12000 करोगे। तो इधर मैंने क्या करा, इधर मैंने करा 8000 माइनस 12000। अच्छा, फिर मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूंगा, 8000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, यही सेम काम करना है, किसके लिए करना है, बी के इवेंट के लिए करना है। तो क्या करोगे, 10000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर करो इधर, 10000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करोगे, 12000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर करोगे। आ जाओ, देखो ये रहा 12000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर, 12000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर, डन है। इसी तरह से अपने को क्या करना है, 14000 माइनस 12000, 16000 माइनस 12000। आ जाओ, देखो ये रहा 14000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर और 16000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दिया आपने, एक्स माइनस एक्स बार का क्या करा आपने, होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई 8000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1 है। तो आप क्या करोगे, इनको जो है रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इनको जो है क्या करोगे, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। इनको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, इन सबका टोटल ले लोगे। तो आपको क्या करना है, 8000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर इंटू 0.1, आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। इस तरह से आपको जो है क्या करना है, पांचों की वैल्यू निकालनी है, फिर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस। देखो यही बात नीचे अपन ने कर रखा है, यही अपन नीचे कर रखा है। देखो क्या कर रखा है अपन ने, 8000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 8000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस, अच्छा ये जो है इंटू 2 नहीं है, इसको जो है स्क्वायर कर देना, इसको जो है क्या करना, स्क्वायर कर देना, ठीक है, इसको जो है स्क्वायर कर देना। इसी तरह से 10000 इंटू 10000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर, इसी तरह से मैंने क्या करा, इसको जो है 0.2 से मल्टीप्लाई करा। फिर क्या करोगे, 12000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर इंटू 0.4, देखो ये रहा 12000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर इंटू 0.4, फिर 14000 माइनस 12000 का होल स्क्वायर इंटू 0.2। एंड अकॉर्डिंगली मैंने लास्ट का कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, वेरिएंस मिल गया। क्या निकल के आया आपका वेरिएंस, आपका वेरिएंस निकल के आया 48 लाख। आपका वेरिएंस कितना निकल के आया, 48 लाख निकल के आया। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालोगे,
जो आपका वेरियंस है उसका आपने क्या करा, रूट कर लिया, जो वेरियंस है उसका आपने क्या करा, रूट कर लिया। तो 48 लेकर मैंने रूट करा तो मेरे को क्या मिला, 2190.9। 2190.9 क्या निकल के आया, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आया। तो प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन समझ में आ गया। प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, 2190.9। अच्छा, फॉर्मुला मैंने आपको बता दिया था, वेरियंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मुला बता दिया, क्या करना होता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करा। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सबका क्या करोगे, ऐड कर लोगे, सबको जो है क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो ऐड का इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सम टोटल। तो वेरियंस निकल के आ गया, आपका वेरियंस कितना निकला, आपका वेरियंस निकला 48 लाख। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकला, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकला 48 लाख का, जैसे मैंने रूट करा तो मुझे क्या मिल गया, 2190.90। तो प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 2190.90। अच्छा, यही काम मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट बी के लिए करना है। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट ए का कराया, यही काम आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट बी का करोगे। और प्रोजेक्ट बी का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मिलेगा, 4195.23। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है भाई, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई देखो, प्रोजेक्ट ए में हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी है 12,000। प्रोजेक्ट ए में एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना है, 12,000। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 2190.9 का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे ये बताता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट ए से आपका एनपीवी है ना, ये क्या हो सकता है, 2190.9 घट सकता है या फिर 2190.91 बढ़ के भी आ सकता है। मतलब बेसिकली हमारा जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है 12,000, ये जो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी है 12,000, ये या तो बेसिकली क्या होगा, या तो बेसिकली 2190.9 से बढ़ के आ सकता है या फिर कम होके आ सकता है। अच्छा, ये 12,000 आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी, क्या ये सर्टेन है यही होगा, अरे भाई ये सर्टेन नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, ठीक है ना, ये सर्टेन नहीं है, तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे ये बताता है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, जो आपका क्या है एक्सपेक्टेशन है, उसमें 2190.9 बढ़ के भी आ सकता है, कम होके भी आ सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात समझ में आ गई। अच्छा, प्रोजेक्ट ए का आपने क्या करा, प्रोजेक्ट ए का आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, प्रोजेक्ट ए का क्या करा आपने, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। यही काम किसका करोगे, यही काम जो है आप प्रोजेक्ट बी का करोगे। यही काम आपको किसका करना है, यही काम जो है आपको, यही काम आपको प्रोजेक्ट बी का करना है। और प्रोजेक्ट बी का भी आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। प्रोजेक्ट बी का भी आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे देखूं तो मुझे कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, जिस भी प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, लो है। अच्छा, प्रोजेक्ट बी का मेरा एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आ गया, 16,000। प्रोजेक्ट बी का मेरा एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आ गया, 16,000 हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे ये बोलता है कि जो आपको ये एक्सपेक्टेड एनपीवी है ना, ये 4,4195, ठीक है ना, 4195 से क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। मतलब 16,000 से 16,000 में 4195 तक बढ़ के आ सकता है, या फिर 16,000 में से 4195 कम होकर आ सकता है। लॉजिकल बात समझ आ गई। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पर अगर मैं डिसीजन लेना चाहूं तो मैं ये देखूंगा कि भाई कौन से प्रोजेक्ट में फ्लक्चुएशन कम है, कौन से प्रोजेक्ट में फ्लक्चुएशन कम है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करूंगा। डन है। तो ये तो बात हो गई किसकी ये तो बात हो गई आपकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे पूछे तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन। अच्छा, अगर मैं प्रोजेक्ट ए का ये बोलूं कि भाई आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, भाई आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 2190.9, और आपका एक्सपेक्टेड, और आपका जो एक्सपेक्टेड है मतलब एक्सपेक्टेड एनपी बोले तो मीन कितना है, एक्स बार कितना है, 12,000 है। तो 2190, ठीक है ना, डिवाइड बाय 12,000 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्ट ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। इस तरह से प्रोजेक्ट बी का क्या मिलेगा, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, उसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बता दी भाई, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये बेसिकली आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मेन टॉपिक्स है। यहाँ पर अपने लिए काम का ये था कि भाई अपन जो है इसका फॉर्मुला समझ के ये देख लें कि भाई अपने आंसर में किस तरह से इंपैक्ट आएगा। डन है, आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। अब जो है अपन क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को देखने से पहले मैं आपको जो एक एग्जांपल कराता हूँ। इस कंसेप्ट को देखने से पहले मैं क्या कराता हूँ, आपको जो है एक एग्जांपल कराता हूँ। पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। ये भी आईसीए का एग्जांपल है, ये भी आईसीए का क्या है, एग्जांपल है। पढ़ो, एक कंपनी है, इट इज प्लानिंग टू एक्वायर अ लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइंग क्लास क्लाइंट्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख। हम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक जो है हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो जो भी मेरा कैश फ्लो है आफ्टर टैक्स है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब अगले 3 साल में, मेरा जो आउट इनफ्लो होने वाला है उसका मुझे एक्सपेक्टेशन दे रखा है कि भाई ईयर 1 में 14 लाख होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 18 लाख होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 25 लाख होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, एंड 40 लाख होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 है। तो क्या मैं ईयर 1 का एक्सपेक्टेड निकाल सकता हूँ, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो क्या रहा, आपने क्या करा, रिस्पेक्टिव कैश फ्लो को रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, तो आपको ये पता चला कि भाई ईयर 1 के एंड पे आपका जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है वो कितना है, 27 है। अच्छा, अगेन आपको ईयर 2 की बात कर रखी है कि भाई ईयर 2 में कैश इनफ्लो जो आएगा उसकी बेसिकली ये सारे इनफ्लोज हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है। तो आप क्या करोगे, जो भी ये इनफ्लोज दे रखे हैं इनको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, तो आपको ये पता चला कि भाई ईयर 2 पे आपका जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड इनफ्लो कितना है, 29.3 है। सेम काम आप क्या करोगे, सेम काम जो है आप ईयर 3 के लिए करोगे कि भाई ईयर 3 में
18 लाख भी आ सकता है, 25 लाख भी आ सकता है, 35 लाख भी आ सकता है एंड 40 लाख भी आ सकता है। तो आपका एक्सपेक्टेड इनफ्लो कितना हो गया 27.9। वेरी इजी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन मुझे ये बोलता है कि भाई आप जो है एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो of this venture assuming that independent probability distribution with 6% risk free rate of interest। तो उसने कहा कि भाई क्वेश्चन में आपको जो है क्या बता रखा है, क्वेश्चन में जो है आपको इन्फ्लोज बता रखे हैं, आप जो है एनपीवी निकालो। मैंने क्या करा, एक्सपेक्टेड निकाला। मैंने जो है बेसिकली निकाला कि भाई ईयर 1 2 3 पे मेरा एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना है, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो कितना है। तो ईयर 1 पे 27 है, ईयर 2 पे 29.3 है, अच्छा ईयर 3 पे कितना है 27.9 है। इनका मैंने क्या करा 6% से जो है डिस्काउंटिंग करी। तो आज के दिन पे जो है मेरा इनफ्लो का पीवी कितना निकल के आया 74.974। मैंने क्या करा लेस करा कैश आउटफ्लो, तो मेरा एनपीवी कितना हो गया, आपका एनपीवी हो गया 24.974। आपका एनपीवी कितना हो गया 24.974। डन है। आपका एनपीवी कितना आ गया 24.974। वेरी इजी। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना, इन लोगों ने कहा कि भाई पॉसिबल डेविएशन इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। ये क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई देखो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू तो इतना निकल के आ गया, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू तो इतना निकल के आ गया, लेकिन हमें ये बता दो कि भाई डेविएट कितना हो सकता है, फ्लक्चुएट कितना हो सकता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मुझे क्या करना है, पूरे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ कितनी है 1 2 3, 3 साल की लाइफ है। मेरे प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है 1 2 3 है। अच्छा मेरे में एक और दिक्कत ये कि भाई इस प्रोजेक्ट में जो ईयर वन में क्या आ रहा है, जो ईयर 1 में मेरा 27 का क्या निकल के आ रहा है, कैश इन्फ्लो का पीवी, कैश इन्फ्लो का वो निकल के आ रहा है, एक्सपेक्टेड कैश इन्फ्लो निकल के आ रहा है। ये भी मेरा सर्टेन नहीं है, क्योंकि तो क्या है एक्सपेक्टेशन है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई ईयर 1 के एंड पे 27, ईयर 1 के एंड पे क्या होगा, ईयर 1 के एंड पे जो है 27 का मेरा इन्फ्लो होगा। लेकिन क्या ये इन्फ्लो यही होगा, क्या इन्फ्लो जो है परमानेंट 27 ही होगा, नहीं यही भाई फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई ईयर 1 के एंड पे मेरे को जो है इन्फ्लो जो होगा वो 27 लाख का होगा। क्या ये सर्टेन है, क्या इतना ही होगा? अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपने तो क्या करा है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा है। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। अच्छा फिर मैं ईयर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा ईयर 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, और फिर इन सबको क्या करूंगा, इन सबको जो है बेसिकली जैसे ही आप ऐड कर दोगे तो आपको जो है प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। आ जाओ सबसे पहले अपन ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरिएंस निकालोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, तो अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, सम टोटल कर लेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। आ जाओ क्वेश्चन मुझे क्या बता रखा है, क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। x कितना है 14, ठीक है ना, x बार कितना है 27, तो 14 माइनस 27 का होल स्क्वायर इंटू 0.1। देखो ये रहा 14 माइनस 27 करा कितना आया, माइनस 13 आया। इसका मैंने क्या करा, स्क्वायर करा 169, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 0.1 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 16.9। इसी तरह से 18 माइनस 27 का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2। देखो ये रहा 18 माइनस 27 18 माइनस 27 कितना आ गया 0.9 आ गया। इसका मैंने स्क्वायर करा 81 हो गया, इंटू करा 0.2 कितना आ गया ये 16.2। इसी तरह से 25 माइनस 27 का होल स्क्वायर इंटू 0.4 कितना होगा, ये हो गया आपका 1.6। एंड अगेन 40 माइनस 27 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 कितना हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली 50.7। क्या आ गया ये आ गया 50.7। तो मोटा मोटा आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि भाई ईयर 1 का वेरिएंस कितना है, ईयर 1 का वेरिएंस है 85.4। ईयर 1 का वेरिएंस कितना है 85.4 है। तो क्या मैं ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। 85.4 का आपने रूट करा कितना आ गया 9.241। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई देखो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई ईयर 1 के एंड पे 27 लाख का क्या होगा, कैश इन्फ्लो होगा। लेकिन ये जो 27 लाख का कैश इन्फ्लो है 9.241 से क्या हो सकता है, डेविएट हो सकता है। मतलब बेसिकली 9.241 बढ़ के आ सकता है या फिर कम होके आ सकता है। बात समझ में आई। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ईयर 1 का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब मैं क्या करूंगा, सेम काम ईयर 2 का करूंगा कि भाई ईयर 2 का बेसिकली आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, कैसे निकालोगे। 15 क्या करोगे, 15 माइनस 29.3 का होल स्क्वायर इंटू 0.1। इसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बाकी सबका क्या करोगे, बाकी सबका जो है बेसिकली कैलकुलेशन करोगे। तो देखो मैंने क्या करा, ईयर 2 का कैलकुलेशन करा, तो ईयर 2 का मेरा वेरिएंस निकल गया है 98.61 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 9.930। ईयर 3 का करा मैंने ईयर 3 का करा, ईयर 3 का वेरिएंस कितना है, देखो ये रहा ईयर 3 का वेरिएंस है 74.29। मैंने क्या करा, मैंने जो बेसिकली इसका अंडर रूट करा तो मुझे ईयर 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अब सुनो, मुझे जो है 3 साल का क्या मिला है, वेरिएंस मिला है और 3 साल का क्या मिला है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है। अब मुझे क्या करना है, पूरे प्रोजेक्ट का मुझे जो है क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट का
मुझे मुझे जो है पूरे प्रोजेक्ट का क्या करना है, मुझे जो है पूरे प्रोजेक्ट का क्या निकालना है, मुझे जो है पूरे प्रोजेक्ट का, अरे क्या करना है, मुझे जो है पूरे प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है ना। इसने कहा कि भाई आप क्या करो, आप जो है मोटा मोटा, आप जो है मोटा मोटा पॉसिबल डेविएशन निकालो इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा सुनो, आपको तीनों साल का, आपको तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, कितना है 9.241, 9.930 और कितना है ये 8.619। अच्छा, अगर पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे प्रोजेक्ट का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, पूरे प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालोगे, पूरे प्रोजेक्ट का क्या करोगे, वेरिएंस निकालोगे, और जैसे ही वेरिएंस निकल के आ जाएगा उसको क्या करना है, उसको जो है आपको अंडर रूट करना है। अच्छा, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भाई ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो देखो मैं इधर क्या लिखूंगा, ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूंगा, इधर ईयर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूंगा, और इधर 3 का करूंगा, ईयर 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करा, तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ना, तब क्या करोगे, तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे। इतनी बात समझ में आई। अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले जो है प्रोजेक्ट का बेसिकली वेरिएंस निकाल रहा हूं। तो प्रोजेक्ट का वेरिएंस कैसे निकलता है भाई, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। मैंने आपको ऊपर आपको सिखाया था ना, मैंने जो है ऊपर आपको ये सिखाया था कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल के आता है भाई, वेरिएंस का जो आपका वेरिएंस है उसको आप अंडर रूट करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करूंगा तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा ना, मुझे क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। अब सुनो, मुझे जो है ईयर 1 2 3, ईयर 1 2 3 का क्या पता है, ईयर 1 2 3 का बेसिकली मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये तो ईयर 1 के एंड का है। तो आज के दिन पे मैं क्या करूंगा, आज के दिन पे जो है इसकी क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 1 करा, क्योंकि बेसिकली ये मेरा क्या है, ईयर 1 के एंड का क्या है, ईयर 1 के एंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने क्या करी, डिस्काउंटिंग करी, स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने क्या करी, डिस्काउंटिंग करी, इस स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने क्या करी, डिस्काउंटिंग करी। अब सुनो, ये तो क्या है, ईयर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो क्या है, ईयर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। आज के दिन पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या करा, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, ठीक है ना, टू द पावर 2 करा, टू द पावर 2 करा, क्योंकि ये तो मेरा क्या है, ईयर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसकी आज के दिन पे वैल्यू कितनी होगी। इसी तरह से मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो 3 है, जो स्टैंडर्ड तीसरे साल का स्टैंडर्ड डेविएशन था उसकी मैंने क्या करी, आज के दिन पे वैल्यू निकाली। तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय पीवी फैक्टर का 3 साल का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी मेरा तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन था उसके आज के दिन पे वैल्यू मिल गई। अच्छा, तीनों साल के स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने क्या करा, स्क्वायर कर लिया, तो मुझे बेसिकली क्या मिल गया, आज के दिन पे तीनों साल का वेरिएंस कितना है उनको मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे वेरिएंस ऑफ होल प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा, जैसे मैंने इस वेरिएंस ऑफ होल प्रोजेक्ट का रूट करा तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ होल प्रोजेक्ट मिल गया। अब आप कहोगे रोहन, अब आप कहोगे रोहन रोहन रोहन, पहले तो आपने क्या करा हमसे, पहले तो जो है आपने हमसे वेरिएंस निकलवाया तीनों साल का, फिर उस वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करा, फिर इस स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करा, फिर वापस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। एक काम करो ना रोहन, एक काम करो ना रोहन, आपको जो है बेसिकली वेरिएंस ऑफ होल प्रोजेक्ट चाहिए तो आप जो है बेसिकली तीनों साल का वेरिएंस ही ले लो ना, तीनों साल का वेरिएंस ही ले लो ना भाई। पहले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, फिर उसको जो है कन्वर्ट करके वेरिएंस में कन्वर्ट करा, आप जो है बेसिकली तीनों साल का वेरिएंस ले लो। तो अगर मैं तीनों साल का वेरिएंस लेता हूं, अगर मैं तीनों साल का वेरिएंस लेता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं तीनों साल का वेरिएंस लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो पहले साल का वेरिएंस कितना है 85.4, देखो ये रहा पहले साल का वेरिएंस है मेरा 85.4, दूसरे साल का वेरिएंस कितना है, दूसरे साल का वेरिएंस है 98.61, कितना हो गया 98.61, और तीसरे साल का वेरिएंस कितना है, तीसरे साल का वेरिएंस है 74.29, देखो ये रहा 74.29। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप जो है डायरेक्टली वेरिएंस लेते हो, अगर आप जो है डायरेक्टली वेरिएंस लेते हो तो नीचे जो डिस्काउंटिंग करोगे ना, नीचे जो डिस्काउंटिंग करोगे वो डबल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल क्यों होगी, डबल इसलिए होगी क्योंकि देखो मैंने आपको डेरिवेशन बताया, मैंने आपको जो है डेरिवेशन बताया कि भाई अगर आप वेरिएंस ऑफ होल प्रोजेक्ट निकालते हो, अगर आप वेरिएंस ऑफ होल प्रोजेक्ट निकालते हो तो उस केस में अगर आप डायरेक्टली वेरिएंस यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो 1 है उसकी जगह 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर जो 1 है उसकी जगह 2 करना पड़ेगा, इधर जो 2 है उसकी जगह 4 करना पड़ेगा, और जो 3 है उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अच्छा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताता हूं भाई, इस फॉर्मूले का अपन डेरिवेट, इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं ऊपर डिराइव करता हूं तो स्टैंडर्ड ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ईयर 1 डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ईयर 1 डिवाइड बाय 1 ईयर का डिस्काउंटिंग करा मैंने, इंटू 2 करा, टू इंटू नहीं पावर 2 करा। अगर इसको मैं ब्रैकेट को खोलता हूं तो क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ईयर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 1, और इंटू मैंने क्या करा 2 करा। तो कितना हो गया, ये हो गया कि भाई अगर आप ईयर 1 का वेरिएंस लेते हो तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 1 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट वेरिएंस लेते हो, अगर आप देखो डायरेक्ट वेरिएंस लेते हो तो नीचे जो 1.06 है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको टू द पावर 2 करना पड़ेगा, मतलब डबल पावर करनी पड़ेगी। डबल पावर क्यों करनी पड़ेगी, उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया, उसका जो है मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इसलिए फिर आपको जो है मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप डायरेक्टली वेरिएंस से मत करो, अगर आप डायरेक्टली वेरिएंस से करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे पावर को डबल करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो नॉर्मली करो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो नॉर्मली करो कि भाई ईयर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन उसके मैंने डिस्काउंटिंग करी, उसका मैंने क्या करा, स्क्वायर करा, ईयर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने डिस्काउंटिंग करी, उसका स्क्वायर करा, ईयर 3 का मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी मैंने डिस्काउंटिंग करी, उसका स्क्वायर करा, तीनों को ऐड कर लिया, तीनों को ऐड करने के बाद आपको वेरिएंस ऑफ होल प्रोजेक्ट मिल गया, उसकी मैंने क्या कर ली, उसकी जो है बेसिकली मैंने रूट ले लिया, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ होल प्रोजेक्ट मिल गया। तो लॉजिकली मैंने आपको बता दी कि भाई आप क्या कर सकते हो, तीनों साल का जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया उससे भी जो है वेरिएंस निकाल सकते हो।
तीनों साल का जो आपका वेरियांस है उससे भी जो है वेरियांस निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप तीनों साल का क्या करते हो, वेरियांस यूज करते हो, अगर आप तीनों साल का वेरियांस यूज करते हो तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जो नीचे डिस्काउंटिंग है ना, उसमें जो डिस्काउंटिंग है उसमें जो पावर है वो डबल हो जाएगी। डबल कैसे होगी, मैंने लॉजिक बता दिया। डबल कैसे होगी, मैंने आपको जो है लॉजिक बता दिया। ऑलराइट, अब पढ़ सकते हो ये नोट। ये नोट पढ़ाने के लिए, ये नोट पढ़ाने के लिए मेरे को जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ा। अब पढ़ो, पढ़ना। अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर गिवन अलॉन्ग विथ प्रोबेबिलिटी एंड आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो है आप तीनों साल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच ईयर विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। अपन ने भी ये करा ना, तीनों साल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। एंड देन फ्रॉम द वेरियांस ऑफ द होल प्रोजेक्ट, आपने क्या करा, तीनों साल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, फिर आप क्या करोगे, पूरे प्रोजेक्ट का वेरियांस निकालोगे। और फिर इस पूरे प्रोजेक्ट के वेरियांस से जो है आप क्या करोगे, आप जो है होल प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दोगे। अब लॉजिकली आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, मैंने जो है आपको दोनों चीज बता दी कि भाई तीनों साल में आपको क्या करना है, तीनों साल में आप वेरियांस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। तो तीनों साल के स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर आप क्या करते हो, तीनों साल के स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर तीनों साल का वेरियांस लेते हो, अगर तीनों साल का वेरियांस लेते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो नीचे पावर है ना वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल क्यों होगी, डबल क्यों होगी, मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर इस फॉर्मूले को खोलोगे, अगर इस फॉर्मूले को खोलोगे, ठीक है ना, अगर इस फॉर्मूले के कपड़े उतारोगे, अगर इस फॉर्मूले के कपड़े उतारोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 मतलब ये ईयर 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर क्या होता है, वेरियांस ऑफ ईयर 1। तो अगर आप वेरियांस ऑफ ईयर 1 ले रहे हो तो नीचे जो क्या होगा, नीचे जो बेसिकली आपका डिस्काउंटिंग है उसका पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। बेसिक मैथ। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस पे चलते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, सेंसिटिविटी एनालिसिस। आ जाओ, देखो अब अपन करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको जो है पहले एग्जांपल से कराता हूं। देखो ये एग्जांपल भी कहां का है, आईसीआई मटेरियल का है। देखो क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंजेस इन द इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझना, आज के दिन पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूँ तो कितना लगेगा, 1,20,000 लगेगा। प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 साल, मतलब अगले 4 साल में मुझे 45,000 जो है हर साल मिलेगा। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, 45,000 है, मतलब अगले 4 साल में मुझे हर साल 45,000 का क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। इसने कहा कि भाई टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। सबसे पहले आप क्या करोगे, एनपीवी निकालोगे। आपने क्या करना है, एनपीवी निकालनी है। तो देखो आपके जो है 4 साल में कैश इनफ्लो कितना होगा, 45,000 होगा। मुझे क्वेश्चन में ये बता रखा है, मुझे जो है क्वेश्चन में ये बता रखा है कि भाई 10% का एन्युटी फैक्टर कितना है, 3.169। तो 45,000 को मैंने 3.169 से मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि अगले 4 साल में जो भी मुझे क्या होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई 45,000 को मैंने 3.169 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे जो है बेसिकली पीवी कितनी मिली, 142,605। मतलब अगले 4 साल में जो भी मुझे 45,000, 45,000, 45,000 और 45,000 मिलने वाला है, उसकी आज के दिन पे वैल्यू कितनी है, 1,42,605। अच्छा, आज के दिन पे मेरा कॉस्ट कितना लगा है, आज के दिन पे मेरा जो आउटफ्लो है वो कितना है, 1,20,000 है। तो आपको जो है एनपीवी पता चल गया, आपको जो है एनपीवी पता चल गया। एनपीवी कितना निकल के आया, 22,605। अब सुनना, क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन जो है मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है मुझसे ये कह रहा है कि भाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है ना, एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंजेस इन द इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, एनुअल कैश इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ये जो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एनुअल कैश इनफ्लो है या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें अगर चेंजेस आता है तो एनपीवी पे कितना इंपैक्ट आएगा, आप समझना। मेरा इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, 1,20,000 है। मेरा इनिशियल कॉस्ट कितना है, 1,20,000 है। अगर अज्यूम करते हैं कि भाई आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10% से बढ़ जाता है, तो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 10% कितना होता है, 1,32,000। तो अगर आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10% से बढ़ जाता है तो आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 1,20,000 की जगह कितना हो जाएगा, 1,20,000 की जगह हो जाएगा बेसिकली 1,20,000 की जगह हो जाएगा 1,32,000। तो आपका रिवाइज एनपीवी कितना आएगा भाई, 142,605 माइनस 1,32,000। तो आपका रिवाइज एनपीवी कितना हो गया, 10605। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस मुझे ये बताती है कि भाई एनपीवी निकालते समय जो जो आपने फैक्टर्स यूज करे थे, अगर उन फैक्टर्स में चेंज आता है, अगर उन फैक्टर्स में अपन जो है क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो एनपीवी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैंने क्या करा, 10% से इंक्रीज करा, अगर इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैंने क्या करा, 10% से इंक्रीज करा, तो मेरा जो एनपीवी है वो कितना हो गया, 22,605 से कितना हो गया, 10,605। मतलब कितना चेंज आया, 22,605 माइनस 10,605 डिवाइड बाय 22,605, मतलब कितना परसेंट गिर गया, 53.08% गिर गया। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि अगर इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैं 10% से क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को अगर मैं 10% से एडवर्स चेंज करता हूँ, एडवर्स चेंज का मतलब क्या है कि भाई मुझे नुकसान हो रहा है, तो अगर इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैंने क्या करा, 10% से इंक्रीज कर दिया,
तो मेरी जो एनपीवी है वो 53.08% से गिर गई। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं। मेरा जो एनुअल कैश इनफ्लो है, वो कितना है? 45,000 है। अज्यूम करते हैं कि भाई इसको मैं 10% से गिराता हूँ, मेरे को क्या करना है? एडवर्स चेंज करना है। अगर मैं क्या करता हूँ 45,000 को 10% से गिरा देता हूँ, तो मेरा जो एनुअल इन्फ्लो है वो कितना होगा? 45,000 माइनस 10%। 45,000 माइनस 10% कितना हो जाएगा? ये 40,500। तो 40,500 4 साल का होगा। उसकी अगर मैं क्या करता हूँ आज के दिन पे वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 40,500 इंटू 3.169 करना पड़ेगा। माइनस मैंने क्या करा? 1,20,000 करा। माइनस क्या करा मैंने? 1,20,000 करा। मतलब बेसिकली ये जो मेरी बेस एनपीवी है, यहाँ पर मैंने क्या करा? 45,000 की जगह कितना करा? 4,500 करा। बाकी सारी चीजें सेम है। तो मेरा एनपीवी कितना हो गया? तो अगर आप देखोगे तो आपका जो एनपीवी है, वो कितना निकल के आया? आपका जो एनपीवी है वो निकल के आया 8345 का। आपका एनपीवी कितना निकल के आया? आपका एनपीवी निकल के आया 8345 का। मतलब 22,000 से कितना गिर गया? 22,000 से 63.08% गिर गया। लॉजिकली बात समझ में आई? तो अपन ने ये देखा कि भाई आपका जो इनिशियल कॉस्ट है, अगर 10% एडवर्स चेंज होता है तो आपका जो एनपीवी है वो 53.08% से गिरता है। अगर जो आपका एनुअल कैश इन्फ्लो है वो 10% से एडवर्स चेंज होता है तो आपका जो एनपीवी है वो 63.08% से गिर जाएगा। अच्छा, अब तीसरा फैक्टर क्या था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। तीसरा फैक्टर क्या था? मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से एडवर्स चेंज होता है, 10% से एडवर्स चेंज का मतलब क्या है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता था? बढ़ जाता है। 10 का मैं क्या करता हूँ? 10 का बेसिकली 10% कितना आएगा? 1 आएगा। तो मेरा कितना हो गया? मेरा रिवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया? 11% हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई ये जो आपका बेस एनपीवी है, यहाँ पर जो आपने ये 10% का क्या कर रखा है, 10% का पीवी फैक्टर ले रखा है, इसको 11% लो। अगर मैं इसको 11% लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 45,000 इंटू 3.103। तो ये रहा 45,000 इंटू 3.103 माइनस 1,20,000। तो आपका एनपीवी कितना निकल के आएगा? आपका एनपीवी निकल के आएगा 19,635। मतलब आपका एनपीवी कितना चेंज हो गया? 22,000 समथिंग से 19,000 समथिंग आ गया। मतलब आपका एनपीवी कितना गिर गया? 13.14% गिर गया। ठीक है ना? तो कैसे निकाला मैंने? 22,605 माइनस 19,635 डिवाइड बाई 22,605। तो आपने ये चेक करा कि भाई अगर तीनों फैक्टर्स को मैं 10% एडवर्स चेंज करता हूं तो बेसिकली मेरा जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वहां पर 53% समथिंग का चेंज आएगा। मेरा एनपीवी 53% से गिरा। अच्छा, अगर मैंने एनुअल कैश इनफ्लो को 10% से एडवर्सली चेंज करा तो मेरा एनपीवी 63% से गिरा। और अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है उसको मैंने 10% से चेंज करा एडवर्स, तो मेरा जो एनपीवी वो कितने परसेंट से गिरा? 13.14% से गिरा। तो क्या मैं जो है बेसिकली ऐसा फैक्टर ढूंढ सकता हूँ क्या जो मोस्ट सेंसिटिव है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या है? एनुअल कैश इनफ्लोज। तो अगर आपने एनुअल कैश इनफ्लोज को 10% से क्या करा था? एडवर्स चेंज करा था, तो आपका जो एनपीवी है वो सबसे ज्यादा परसेंट से गिरा, 63.08% से गिरा। तो देखो क्या दे रखा है? द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव टू एनुअल कैश इनफ्लो। बस यही है सेंसिटिविटी एनालिसिस। आपको क्या करना है? आपको जो है बेसिकली जो आपने क्या करा था, बेस एनपीवी निकाली थी, वहां पर जो है एक एक फैक्टर को जो है क्या करना है? चेंज करके देखना है कि भाई एक एक फैक्टर को चेंज करने पे मेरा जो एनपीवी है वो एनपीवी पे इंपैक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। जिस भी फैक्टर की चेंज की वजह से एनपीवी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया वही क्या है? मोस्ट सेंसिटिव है। डन है? अब पढ़ सकते हैं। देखो अब अपन आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बेस एनपीवी निकालोगे। बेस एनपीवी का मतलब क्या है कि भाई मैंने क्या करा? 22,605 की एनपीवी निकाली है, बेस एनपीवी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे जो है फैक्टर चेंज करके एनपीवी निकालनी है। तो देखो मैंने क्या करा? फैक्टर चेंज करके एनपीवी निकाली कि भाई अगर मेरा जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10% से बढ़ जाता है तो मेरा एनपीवी कितना आएगा? 10,605। फिर मुझे क्या करना है? मुझे जो निकालना है कि भाई मेरा परसेंटेज एनपीवी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। कैसे निकालोगे? बेस एनपीवी माइनस न्यू एनपीवी डिवाइड बाय बेस एनपीवी इनटू 100। तो कितना निकल के आया? ये आपका निकल के आएगा बेसिकली 53.08%। और लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आप ये देखोगे कि भाई मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर विल बी द वन ड्यू टू विच परसेंटेज चेंज इन एनपीवी इज हाईएस्ट। बस खत्म। इतना सा है आपका क्या? सेंसिटिविटी एनालिसिस। डन है? तो ये हो गया आपका बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब जो है एक और टॉपिक पे चलते हैं अपन एक और टॉपिक पे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिविटी सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अगेन आप क्या करोगे? बेस एनपीवी निकालोगे। अच्छा, इधर अपन क्या करते हैं? इधर अपन जो है फैक्टर में कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि भाई आपकी एनपीवी जीरो हो जाए। आपकी एनपीवी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अपन ऊपर वाले एग्जांपल में चलते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में आपकी बेस एनपीवी कितनी आई थी? 22,605। इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपकी जो बेस एनपीवी है, वो कितनी आई थी? 22,605। आपके पास तीन फैक्टर थे। एक तो था आपका कॉस्ट, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, आईपी कॉस्ट, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक आता आपका एनुअल कैश इनफ्लोज और एक आपका था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? अच्छा, ये वाला जो कैलकुलेशन है, वो मुझे क्या बताता है? वो मुझे बोलता है कि भाई आप जो है सेंसिटिविटी निकालो सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। अच्छा, यहाँ पर मेरी एनपीवी कितनी है? पॉजिटिव 22,605 की। मुझे क्या करना है? ये इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कुछ एक्स परसेंटेज चेंज करना है, सच दैट मेरी जो एनपीवी है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है यहाँ पर मैंने क्या करा? 20% एडवर्स चेंज करा तो मेरी एनपीवी कितनी आ गई? जीरो हो गई। मेरी एनपीवी कितनी हो गई? पॉजिटिव से जीरो हो गई। अच्छा, एनुअल कैश इनफ्लो की बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा? 10% चेंज करा। 10% चेंज करने की वजह से मेरी क्या हो गई? एनपीवी जीरो हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने क्या करा? 5% चेंज करा और 5% चेंज करने की वजह से क्या हो गई? मेरी एनपीवी जीरो हो गई।
अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है? तो देखो सीधी सी बात, बहुत लेमन लैंग्वेज में सोचो। यहाँ पर आपने क्या करा, 20% चेंज करा जब जाके एनपीवी जीरो हुई, और यहाँ पर आपने क्या करा, जस्ट 5% चेंज करा तो आपकी एनपीवी जो है 22 से कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या हुआ? मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर हुआ मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लॉजिकली बात समझ आ गई? तो आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को क्या करना है, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को कुछ ऐसी वैल्यू पे लेके आना है जिसकी एनपीवी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फिर अपन ये देखेंगे कि भाई इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट की जो वैल्यू निकल के आई थी उसमें चेंज कितना परसेंटेज हुआ। तो अज्यूम करते हैं कि भाई आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है अपने केस में कितना था, अगर आप देखोगे आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अपने केस में कितना था, 1,20,000। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था आपका, 1,20,000 था। आ जाओ देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था, 1,20,000 का, राइट। अब मुझे क्या करना है, एनपीवी को जीरो करना है, एनपीवी को जीरो करना है। तो इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपका जो है बेसिकली इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था, 1,20,000 था। अब मुझे आप एक चीज बताओ, 1,20,000 को माइनस करने के बाद आपकी एनपीवी कितनी आ गई, 22,605। अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ 142,605, 142,605। अच्छा मेरा जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मैं क्या रखूं कि भाई मेरी जो एनपीवी वो कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 142,605 होगा तो आपकी एनपीवी कितनी हो जाएगी, आपकी एनपीवी हो जाएगी जीरो। आपकी एनपीवी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या आप निकाल सकते हो, क्या आप ये निकाल सकते हो क्या कि भाई जो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कितना परसेंटेज आपने चेंज करा जिसकी वजह से आपकी एनपीवी जीरो हो गई? तो सीधी सी बात है, आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट था वो था 1,20,000, अब कितना हो गया, 142,605। तो देखो ये रहा 142,605 लेस 1,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 करो। इसको 100 इंटू 100 करो, कितना आता है? मेरा कैलकुलेटर चल नहीं रहा है, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, रुको मैं मैंने कैलकुलेटर निकाला और मैंने लिखा 142,605, ठीक है ना, 142,605 लेस 1,20,000, कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 22,605। कितना आ गया ये आ गया 22,605। अच्छा डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? मैंने क्या करा, इसको करा डिवाइड बाय 22,605 डिवाइड बाय 1,20,000, ठीक है ना, इंटू करा मैंने 100। तो मैंने कितना निकल के आया, 18.83%। कितना निकल के आया, 18.83%। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट था उसको मैंने क्या करा, 18.83% से बढ़ाया, तो मेरी एनपीवी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो मेरी एनपीवी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये कितना हो गया मेरा, 18.83%। तो मेरा जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको मैंने 18.83% से बढ़ाया, तो मेरी जो एनपीवी है वो जो है 22,000 से कितनी हो गई, जीरो हो गई। इसी तरह से आप क्या करोगे, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकालोगे। अच्छा फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये देखना है कि भाई मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई जिस भी फैक्टर का परसेंटेज सबसे कम है, जिस भी फैक्टर का परसेंटेज क्या है, सबसे कम है, वो क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर होगा। क्यों ऐसा? भाई देखो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैंने 18% चेंज करा जब जाके मेरी एनपीवी जीरो हुई, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैंने जस्ट 5% से चेंज करा तो मेरी एनपीवी कितनी हो गई, जीरो हुई। तो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या हुआ, एनपी। मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। अच्छा अब देखो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले आप बेस एनपीवी निकालोगे। मैंने बेस एनपीवी निकाला, फिर देखो क्या रखा है, नाउ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर सो दैट एनपीवी बिकम जीरो। तो मैंने क्या करा, अपना जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट था उसका वैल्यू को चेंज करा, इतना चेंज करा कि भाई मेरा एनपीवी कितना आ जाए, जीरो आ जाए। अच्छा फॉर दिस पर्पस वी विल अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द रिवाइज फैक्टर इज एक्स। तो मैंने क्या करा, मैंने इधर बताया था ना आपको, मैंने इधर आपको बताया था कि भाई अपन ने इसको क्या माना, एक्स माना। अपन ने इसको क्या माना, एक्स माना। अपन ने क्या माना, इसको एक्स माना। इसको अगर मैंने एक्स माना तो मेरे को क्या करना है, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है सो दैट मेरी एनपीवी कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 142,605। फिर देखो तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये कि भाई आप ये देखोगे कि भाई परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो न्यू वैल्यू ऑफ फैक्टर माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ फैक्टर इनटू 100 करा तो कितना निकल के आया था मेरा, 18.83% निकल के आया था। और लास्ट देखो क्या दे रखा है, मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर will be the one whose percentage change is smallest since a small change in this factor led NPV to zero। तो आई थिंक लॉजिकली अपने समझ ली बात, कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये कि किस तरह से कर सकते हैं अपन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, अगली वीडियो में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में दो अप्रोचेज होती है। एक अप्रोच होती है कि भाई हम क्या निकालें, हम जो है बेसिकली सेंसिटिविटी निकालें सच दैट एनपीवी बिकम जीरो। और दूसरा होता है कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है बेसिकली सारे फैक्टर्स को एक स्पेसिफिक परसेंटेज से चेंज कर रहे हैं और फिर ये देख रहे हैं कि भाई एनपीवी में कितना इंपैक्ट आया। डन। तो ये हो गया अपना सेंसिटिविटी एनालिसिस, अब चलो एक नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं, डिसीजन ट्री कंसेप्ट। अच्छा देखो एग्जांपल फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, ये भी आईसीआई मॉड्यूल का क्या है, एग्जांपल है। पढ़ते हैं, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना। एक कंपनी है, इट विशेस टू डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर, द कॉस्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट वुड बी 2,40,000। आज के दिन पे देखो ये क्या है, आज का दिन है। आज के दिन पे मेरे पास दो ऑप्शन है कि भाई क्या करूं, 2,40,000 का खर्चा करके एक टेस्ट करूं, ठीक है ना, 2,40,000 का खर्चा करके क्या करूं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करूं। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ भी ना करूं। मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो क्या करूं 2,40,000 का खर्चा करूं,
तो क्या करूं, 2,40,000 का खर्चा करूं या फिर कुछ भी ना करूं। डन है। अब सुनो, इन लोगों ने कहा प्रेजेंटली द चांसेस ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च ऑन अ कमर्शियल स्केल आर रेटेड एट 50%। तो इसने ये चीज कही कि भाई अगर मैंने क्या करा, 2,40,000 का खर्चा करा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई जो मेरा खर्चा मैंने करा है, जो मैंने खर्चा करा है वो मेरा क्या हो, सक्सेसफुल हो। जो मेरा क्या हो, सक्सेसफुल हो। उसके चांसेस कितने हैं, 50% दे रखे हैं। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई जो मैंने 2,40,000 का खर्चा करा है, जो मैंने 2,40,000 का खर्चा करा है, ठीक है ना, उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा या फिर क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा। इन लोगों ने कहा कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। पढ़ो, प्रेजेंटली द चांसेस ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग सक्सेसफुली लॉन्च ऑन अ कमर्शियल बेसिस कितना है, 50% है। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है, इन केस इट डज सक्सीड इट कैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ 20 लाख टू मार्केट द प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा, सच एन एफर्ट कैन जनरेट परपेचुअली एन एनुअल नेट आफ्टर टैक्स कैश इनकम ऑफ 4 लाख। अब समझना मेरी बात, आज के दिन पे मेरे पास दो ऑप्शन थे कि भाई खर्चा करूं या ना करूं। आज के दिन पे मेरे पास दो ऑप्शन थे कि भाई खर्चा करूं या ना करूं। अगर मैं खर्चा करता हूं, तो या तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा या तो मैं फेल होऊंगा। भाई आज के दिन पे आपके पास दो ऑप्शन है, एग्जाम आईसीए के एग्जाम दो या ना दो। अगर आप दे देते हो एग्जाम, अगर आप एग्जाम दे देते हो तो आपके पास दो चीज होगी, या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे मतलब पास हो जाओगे, या फिर पास नहीं होंगे। पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 50% होगी। अब इन लोगों ने ये कहा कि लेटेस्ट से सपोज कि भाई आपने क्या करा, लेटेस्ट सपोज कि भाई आपने जो खर्चा करा था उसमें से आपको सक्सेस मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली फर्दर 20 लाख लगा के 4 लाख परपेचुटी में कमा सकते हो, ठीक है ना। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको सक्सेस मिल गई, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई 20 लाख लगा के 4 लाख की अपन क्या करें, परपेचुटी में इनकम कमाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि भाई अगेन मैं कुछ ना करूं। बात समझ पा रहे हो। तो आज के दिन पे आपके पास दो ऑप्शन है, खर्चा करो या ना करो। अगर आप खर्चा करते हो तो दो चीज होगी, या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर अनसक्सेसफुल होगे। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके पास अगेन दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि 20 लाख लगा के 4 लाख परपेचुटी में कमाया जाए या फिर कुछ भी ना करा जाए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, आप इधर खड़े हो, आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई 20 लाख कमा के 4 लाख परपेचुटी में कमाओ। तो जो 4 लाख परपेचुटी में कमा रहे हो उसके अगर मैं पीवी निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मुझे बता रखा है डिस्काउंटेड 10% है, तो इसकी पीवी कैसे निकलेगी, इसकी जो है पीवी कैसे निकलेगी, 4 लाख डिवाइड बाय 10% कितना हो जाएगा, 40 लाख, ठीक है ना। तो इधर एनपीवी निकालूं, अगर मैं इधर एनपीवी निकालूं तो कितना आएगा, 40 लाख माइनस 20 लाख, एनपीवी कितनी हो गई, 20 लाख हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि भाई क्या करूं, मैं 20 लाख लगा के 4 लाख परपेचुअली में कमाऊं जिसकी एनपीवी कितनी आ रही है, 20 लाख आ रही है, और दूसरा ऑप्शन है मैं कुछ भी ना करूं। दूसरा ऑप्शन है मैं कुछ भी ना करूं। तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप जो है क्या करोगे, पैसा लगाओगे। तो मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, पैसा लगाओगे। यदि बात समझ में आई। अच्छा, 4 लाख को मैंने 10% से क्यों डिवाइड करा, ये अपन जो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में जाके लॉजिकली समझेंगे। और अगर आपने बेसिकली क्लासेस ले रखी है कहीं से तो आपको पता होगा कि भाई अपन क्या करते हैं, अगर परपेचुअल जो परपेचुअली में कैश इन्फ्लोज होते हैं उनकी अगर मुझे पीवी करनी है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर करूंगा। बात समझ में आई। अब सुनो, अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपने खर्चा करा लेकिन अगर आप फेल हो गए, तो आपके पास अगेन दो ऑप्शन है। आपके पास क्या है, अगेन दो ऑप्शन है कि भाई क्या करो, 12 लाख का खर्चा करके 1 लाख परपेचुटी में कमाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, भाई कुछ भी ना करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ भी ना करो। पढ़ो, ये लोगों ने कहा कि भाई इवन इफ द कमर्शियल लॉन्च फेल्स, अगर कमर्शियल लॉन्च आपका फेल हो जाता है, आप क्या कर सकते हो, आप जो है 12 लाख का स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए परपेचुटी में कमा सकते हो। अभी इसने कहा कि भाई इवेल्युएट द अप्रोच यूजिंग डिसीजन ट्री। अब सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली 20 लाख लगा के 4 लाख कमाओगे, तो उसकी एनपीवी कितनी आई, उसकी एनपीवी 20 लाख। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो सी पॉइंट की वैल्यू है वो कितनी है, 20 लाख है। बात समझ में आई। आप सुनो, अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कुछ भी ना करो, या फिर एक आपके पास काम क्या है, एक आपके पास ऑप्शन क्या है कि 12 लाख लगा के 1 लाख परपेचुटी में कमाओ। तो इस ऑप्शन की मैं एनपीवी निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। 1 लाख डिवाइड बाय 10% कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख माइनस 12 लाख कितना हो गया, नेगेटिव एनपीवी आ गई। क्या गई आपकी जो है नेगेटिव एनपीवी आ गई, कितनी हो गई, नेगेटिव 2 लाख। नेगेटिव एनपीवी कितनी हो गई आपकी, जो है नेगेटिव एनपीवी हो गई 2 लाख। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, भाई कुछ भी ना करो, या फिर आप जो है कुछ करके 2 लाख का खुद का नुकसान कराओ। क्या करोगे, भाई कुछ भी नहीं करोगे, आप जो है क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 0। वापस समझना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप क्या करो, या तो जो है आप बेसिकली खुद का 2 लाख का नुकसान कराओ, या फिर जो है कुछ भी ना करो। तो आप क्या करोगे, भाई कुछ भी नहीं करोगे। आपको ये पता है कि अगर आप कुछ करोगे तो आपको 2 लाख का नुकसान होगा, तो क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो है, अरे तेरी तो, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। अब सुनो, मुझे ये पता है कि अगर आज के दिन पे मैं खर्चा करता हूँ तो या तो सक्सेसफुल होऊंगा या फिर फेल हो जाऊंगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो बेसिकली मेरी एनपीवी कितनी है, 20 लाख है। अगर फेल हो गया तो मेरी एनपीवी कितनी है, 0 है। तो क्या मैं बेसिकली एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल आप निकाल सकते हो कि भाई अगर आप क्या करोगे, अगर आप जो है आज के दिन पे खर्चा करोगे तो 20 लाख कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। 0 कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 कमाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो बेसिकली आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। मतलब
आज आपके पास ऑप्शन है कि भाई 2,40,000 का खर्चा करके 10 लाख रुपए कमाओ या फिर कुछ भी नहीं करो, तो आप क्या करोगे? 2,40,000 का खर्चा करके 10 लाख रुपए कमाओगे। तो ये क्या है? डिसीजन ट्री अप्रोच है। ये क्या है? बेसिकली डिसीजन ट्री अप्रोच है। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई? बस वही है, यही है अपना डिसीजन ट्री कॉन्सेप्ट। यही अपना क्या है? डिसीजन ट्री कॉन्सेप्ट है। तो देखो इन लोगों ने वही चीज कही कि भाई हमने ये देखा कि भाई अगर मैं खर्चा करता हूं तो आज के दिन पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, आज के दिन में मैं कितना कमाऊंगा, आज के दिन पे मेरी एनपीवी कितनी है। तो 20 लाख कमाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और 0 कमाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो कितना आ गया? ये हो गया बेसिकली 10 लाख। तो आपका नेट रिजल्ट कितना आ गया? आपका नेट रिजल्ट आ गया 10 लाख का। आपका नेट रिजल्ट कितना आ गया? 10 लाख का आ गया। तो जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको इधर बताया, वही मैंने क्या कर रखा है? इधर स्टेप्स में लिख रखा है। वही मैंने क्या कर रखा है? इधर स्टेप्स में लिख रखा है। तो इन लोगों ने देखो क्या कहा, भाई आपका एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 10 लाख आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली जो है बेसिकली खर्चा करके 10 लाख रुपए कमाएंगे। लॉजिकली बात समझ आ गई? लॉजिकली जो है आपका पूरा डिसीजन ट्री का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन दे रखा है आईसीआई ने जो है एक ही क्वेश्चन दे रखा है, और यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट, पढ़ लेना, अंग्रेजी पढ़ लेना, ठीक है ना? अंग्रेजी पढ़ लेना। इन लोगों ने जो लिख रखी है, अपने जो समझाया वो इन लोगों ने इधर लिख रखा है, ठीक है। अब अपना फाइनली, अब अपना जो है फाइनली एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन का डिसीजन, ठीक है ना? अच्छा, ये फॉर्मेट कहाँ से लिया है मैंने? ये फॉर्मेट लिया है मैंने आईसीआई मटेरियल से। ये फॉर्मेट लिया है मैंने कहाँ से? आईसीआई मटेरियल से। अच्छा, मुझे ऐसा मेंशन इसलिए नोट्स में करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आके रोते रहते हैं कि भाई इन लोगों ने ये कॉपी कर लिया, इन लोगों ने वो कॉपी कर लिया। ये लोग देखते नहीं है, ये लोग देखते नहीं। कोई बंदा मेहनत कर रहा है, कोई बंदा मेहनत करके नोट्स बना रहा है, तो उसने जो है बेसिकली आईसीआई मटेरियल का रेफरेंस लिया होगा। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ मेंशन करना पड़ा, यहाँ पर मुझे साफ साफ मेंशन करना पड़ा कि भाई आईसीआई मटेरियल में एक इलस्ट्रेशन है, एक क्वेश्चन है, उधर से मैंने क्या करा है? ये फॉर्मेट लिया है। अब सुनो, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन डिसीजन की बात करते हैं, ठीक है ना? अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूँ? एक मशीन यूज कर रहा हूँ। मैं जो है एक मशीन यूज कर रहा हूँ। मुझे ये सोचना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई इस मशीन को नई मशीन से रिप्लेस करा जाए कि नहीं करा जाए। बात समझ में आई? अच्छा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, आप ये देखोगे कि भाई आज के दिन पे आपका नेट आउटफ्लो कितना हो रहा है। अज्यूम डेट करंट टाइम, ठीक है ना? मतलब बेसिकली अब ये देखूंगा कि आज के दिन पे मेरा आउटफ्लो कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप आज के दिन पे नई मशीन खरीदते हो तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, लेकिन जो आपके पास ओल्ड मशीन है उसको अगर बेचोगे तो पैसा आएगा। तो आज के दिन पे आउटफ्लो कितना होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम। तो ये हो गया बेसिकली आज के दिन पे आपका आउटफ्लो। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, जो आपकी एग्जिस्टिंग मशीन थी, उस पर आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। उस पर आपको क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगेन वो आपका क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अगर बेसिकली लॉस होता है तो आपको टैक्स सेविंग होगी, तो क्या होगा? बेसिकली आपका इनफ्लो होगा। बात समझ आई? तो अपन क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम माइनस सेल वैल्यू ओल्ड सिस्टम करेंगे। अच्छा, फिर मुझे क्या करना है? फिर आप क्या करोगे? प्लस माइनस करोगे टैक्स पेबल ऑन द सेल ऑफ न्यू सिस्टम। अगर आपका टैक्स पे करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? ये आपके आउटफ्लो में ऐड हो जाएगा। और अगर बेसिकली आपको लॉस होता है तो क्या होगा? टैक्स सेविंग होगी। क्या होगा? आपका टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग होती है तो क्या हो जाएगा? इसमें से लेस हो जाएगा। अच्छा, टैक्स पेबल निकालोगे कैसे? तो मैंने आपको बताया कि भाई जो आपकी ओल्ड मशीन है वो आप बेचोगे, वो आप क्या करोगे? बेचोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? अपन ये देखेंगे कि जो आपकी ओल्ड मशीन है उसकी बुक वैल्यू क्या है, आपने बेचा कितने पे है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, उन दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। इनटू मैं टैक्स रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे टैक्स पे करना है, टैक्स सेव करना है। बात समझ में आ गई? ये हो गया मेरा स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 1। अच्छा, फिर दूसरा काम ये करोगे कि भाई आपने जो है नई मशीन को चेंज कर दिया। आपने नई मशीन को क्या करा? चेंज कर दिया। तो नई मशीन के चेंज करने की वजह से आपका जो इंक्रीमेंटल इनफ्लो है, आउटफ्लो है, वो कितना होगा? तो देखो अपन क्या करेंगे? चेंज इन सेल्स निकालेंगे। अपन क्या करेंगे? चेंज इन सेल्स निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल नई मशीन को अगर मैं लेके आता हूं तो मेरी जो सेल्स है वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। अच्छा, मैं जो ओल्ड मशीन यूज कर रहा था उसकी वजह से मेरी जो फ्यूचर में सेल्स होनी थी वो कितनी होनी थी? 80,000 होनी थी। इसका मतलब क्या है कि नई मशीन के लाने से आपकी सेल जो है कितने से बढ़ जाएगी? 20,000 से बढ़ जाएगी। आपकी सेल्स कितने से बढ़ जाएगी? 20,000 से बढ़ जाएगी। तो मैं निकालूंगा कि भाई मेरा चेंज इन सेल्स कितना है। मैं चेंज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को आइडिया लेस करूंगा, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। फिर आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को, चेंज इन डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। फिर आपको क्या करना है? टैक्स रेट लेस करनी है। टोटल आ गया ना, टैक्स रेट लेस करोगे। फिर आप क्या करोगे? आपका जो है अगेन टोटल आ जाएगा, इसमें जो है चेंज इन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे तो आपको ये चेंज इन कैश फ्लो मिल जाएगा अगर आप रिप्लेसमेंट डिसीजन लेते हो। अभी अपन एग्जांपल करेंगे। देखो ये रहा प्रॉपर जो है आईसीआई मॉडल का अपन एग्जांपल ले रखा है, अभी अपन करते हैं। अभी बस स्टेप समझो। तो स्टेप 1 मैंने निकाला कि भाई आज के दिन पे मेरा आउटफ्लो कितना है। स्टेप 2 मैंने ये निकाला, स्टेप 2 जो है मैंने ये निकाला कि भाई अगर मैं रिप्लेसमेंट डिसीजन ले लेता हूं तो मेरा जो कैश इनफ्लो है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें क्या चेंज आएगा। तो अगर मैं कुछ भी नहीं करता, तो 80,000 का तो वैसे भी सेल्स होनी थी मुझे एग्जिस्टिंग मशीन से, लेकिन मैंने जगह चेंज करा, मैंने क्या करा? मशीन को चेंज करा। तो मेरे को जो है फायदा कितने का हो रहा है? मुझे जो फायदा हो रहा है 20,000 का। तो मैं तो फायदा देखूंगा ना कि मेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अच्छा, तीसरा काम क्या करोगे? तीसरा काम जो है एनपीवी निकालोगे। तीसरा काम क्या करोगे? एनपीवी निकालोगे। तो जो भी आपके ये कैश फ्लो आए थे इसकी पीवी कर लो। तो देखो क्या दरखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयरली कैश फ्लोज। अच्छा, जब बेसिकली आपने ये जो नई मशीन खरीदी है, जब ये बेसिकली आपने नई मशीन खरीदी है, इसकी लाइफ एंड हो जाएगी, तो बेचोगे भी ना तो आपको कुछ सेल्वेज वैल्यू मिलेगी। तो मशीन अगर फॉर एग्जांपल 10 साल की थी, 10 साल की लाइफ है, 10 साल के एंड पे इस मशीन को बेचने को सेल्वेज वैल्यू मिल रही है, तो उसकी वो भी तो आपका इन्फ्लो होगा ना। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्लस करा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड सेल्वेज ऑफ न्यू सिस्टम,
लेस क्या करूंगा, लेस करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, जो मैंने क्या करा था, इधर निकाला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल से पढ़ते हैं, देखो प्रोजेक्ट नहीं रिप्लेस करेंगे। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है तो मशीन को रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज मशीन को रिप्लेस नहीं करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल भी कहाँ का है, ये एग्जांपल जो है मैंने आईसीआई मॉडल को उठाया है, समझना। अ कंपनी नेम्ड रूबीज क्यूब डिसाइडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। हम ये सोच रहे हैं कि भाई अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर दी जाए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम वाज 25,000। जो आपका ओल्ड सिस्टम था वो आपने 25,000 में खरीदा था, आपने जो है 5 साल पहले उसको इंस्टॉल करा था। अच्छा आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम वाज चार्ज विद 10 ईयर का लाइफ विद एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू एज निल। अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी जो ओल्ड मशीन थी वो आपने 25 साल में खरीदी थी, 5 साल पहले, ठीक है ना। 5 साल पहले आपने 25 साल की खरीदी, 5 साल निकल चुके हैं, तो सीधी सी बात है आज के दिन पे उसकी बुक वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अच्छा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 25,000 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 2500 हो गया। अच्छा तो 25,000 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 2500 होता है। 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 5। तो मैं ये देखता हूं कि भाई 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन होगा 2500 इंटू 5। 2500 इंटू 5 कितना हो गया? ये 12,500 हो जाएगा, राइट। तो आज के दिन पे इस ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? 25,000 माइनस 12,500, 25,000 माइनस 12,500 करो इसको। 25,000 माइनस 12,500 करोगे तो आज के दिन पे बुक वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 12,500। बात समझ में आई? आज के दिन पे बुक वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 12,500। तो जो मेरा ओल्ड सिस्टम था तो मैंने 5 साल पहले 25 का खरीदा था, उसकी आज के दिन पे बुक वैल्यू कितनी है? 12,500 है। अब देखो इसने ये कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है बेसिकली इस मशीन को, अगर आप क्या करते हो इस मशीन को, ये जो आपकी ओल्ड मशीन थी, ये जो आपकी ओल्ड मशीन थी, इसको जो है आज के दिन पे बेचते हो, इसको जो है क्या करते हो आज के दिन पे बेचते हो, तो आपको जो है बेसिकली 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इसने कहा कि भाई करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज 5,000 रुपये। तो मुझे एक चीज बताओ, बुक वैल्यू थी 12,500, आप इसको सेल करने जाओगे तो मिलेगा कितना? सिर्फ 5,000 मिलेगा। तो आपको नुकसान कितना हुआ? आपको लॉस हुआ 7,500 का। आपको लॉस कितना हुआ? 7,500 का लॉस हुआ। अच्छा ये जो लॉस हुआ है 7,500 का, इस पर क्या होगा? टैक्स सेविंग होगा। तो बेसिकली 7,500 को 30% करो, 7,500 को 30% कर दो, कितना गया? 2250। मतलब बेसिकली आज के दिन पे आपको जो है 2250 की क्या होगी? टैक्स सेविंग होगी। अब सुनना, इन लोगों ने एक चीज कही, इन लोगों ने जो है एक चीज कही कि भाई जो आपका न्यू सिस्टम है, जो आपका नया सिस्टम है, जो आप नई मशीन खरीदने जा रहे हो, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है बेसिकली 50,000। तो आज के दिन पे देखो 50,000 आपकी जेब से जाएगा, 50,000 आपकी जेब से गया, लेकिन जो आपने ओल्ड मशीन बेची है तो बेसिकली उससे 5,000 मिलेगा। तो बेसिकली नेट आपका 45,000 आपकी जेब से गया। लेकिन जो आपने ओल्ड मशीन बेची थी उस पर आपको जो है टैक्स सेविंग हुई, कितने की हुई? 2250 की हुई। तो बेसिकली आज के दिन पे आपका आउटफ्लो कितना हुआ? 424750 का। बात समझ आ गई? तो स्टेप 1 हो गया अपना, ये क्या होगा? अपना स्टेप 1 हो गया। डन है, आगे बढ़े। अब देखो इन लोगों ने क्या कहा, तो अगर आप आगे देखोगे तो इन लोगों ने एक चीज कह रखी है कि भाई increase in sales with the new system is assumed at 10% per year based on the original total sales of 1 lakh। इस 10 लाख को 1 लाख कर लो, ये 10 लाख नहीं है 1 लाख है। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि भाई पहले जो है आपकी सेल्स होती थी 1 लाख की, पहले जो है सेल्स होती थी 1 लाख की, अगर आप मशीन को रिप्लेस करते हो तो आपकी सेल्स 10% से बढ़ जाएगी। मतलब आपकी सेल्स कितने से बढ़ेगी? आपकी सेल्स बढ़ेगी बेसिकली 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये 1 लाख कर लेना। तो मोटा मोटा नई मशीन लाने की वजह से आपकी जो सेल्स है 10,000 से बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा, आगे जो है इन लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग विद द न्यू सिस्टम इज 5,000 पर ईयर। अगर मैं नई मशीन लेके आता हूं तो फ्यूचर में क्या होगा? 5,000 से कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा, 5,000 से कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा, सेव हो रहा है ना। 5,000 से कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई 5,000 का मुझे फायदा होगा। तो अगर मैं नई मशीन लेके आता हूँ, अगर मैं नई मशीन लेके आता हूँ तो हर साल जो है क्या होगा? 10,000 से मेरी सेल्स बढ़ेगी, 5,000 से मेरा कॉस्ट कम होगा, तो मतलब मेरा फायदा ही है ना, तो ऐड होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू सिस्टम विल बी चार्ज विद लाइफ ओवर 5 ईयर्स। तो बेसिकली जो आपकी नई मशीन है, जो आपकी नई मशीन है उस पर अपन डेप्रिसिएशन जो है क्या करेंगे? 5 ईयर्स की लाइफ मानते हुए चार्ज करेंगे। अच्छा ये लोगों ने एक और चीज कही कि भाई एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ द न्यू सिस्टम इज 1,000। अच्छा आपको ये पता है कि जो आपका ओल्ड मशीन था, जो आपका ओल्ड मशीन था उस पर आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ रहा था? 25,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 2500 होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई आपका ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना था? आपका ओल्ड डेप्रिसिएशन था 2500। क्या न्यू मशीन पे अपन डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। अच्छा न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50,000। सैल्वेज वैल्यू कितनी है? सैल्वेज वैल्यू अगर देखोगे तो 1,000 रुपये। तो 50,000 माइनस 1,000 कितना हो गया? 49,000। 49,000 डिवाइड बाय 5 करो, 49,000 डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं? 5 करूंगा। तो देखो ये रहा 49,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? ये 49,000 डिवाइड बाय 5 करते हैं। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? 49,000 डिवाइड बाय अगर मैंने करा 5, ये निकल के आएगा मेरा 9800। कितना निकल के आया? 9800। तो नई मशीन जैसे मेरे पास आ जाएगी, जैसे मैं नई मशीन को इंस्टॉल करूंगा, मेरा डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ जाएगा? 9800 माइनस 2500। तो देखो ये रहा 7300 से मेरा डेप्रिसिएशन जो है क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? इसको लेस करूंगा। तो डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है ना, डेप्रिसिएशन तो क्या होता है? हमेशा लेस होता है। तो बेसिकली हर साल जो है मेरे को क्या होगा? 10,000 की सेल्स होगी, 5,000 मेरा कॉस्ट बचेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया? 15,000 हो गया। मैं डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर पाऊंगा? एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा 7300।
एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा 7300 का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो है बेसिकली टोटल नेट कितना होगा, 10,000 प्लस 5,000 कितना होगा, 15,000। 15,000 माइनस 7300 कितना हो जाएगा, 7700। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है इधर, इसको जो है क्या करना, 7700 कर लेना। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो अपन ने क्या करना है, अपन ने जो है बेसिकली टोटल करा, अपन ने जो है क्या करा, इनका टोटल करा, कितना निकल के आया, 7700 निकल के आया। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, टैक्स लेस करूंगा 30%। तो 7700 का 30% करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 2310। कितना हो जाएगा, ये 2310, ठीक है ना। तो मैं इधर इसको काट के लिख देता हूँ उधर कि भाई आपका जो है टैक्स कितना निकल के आएगा, 2310। 7700 का टैक्स मैंने करा 30% कितना हो गया, 2310 हो गया। तो 7700 में से 2310 करोगे तो कितना आएगा, करते आ जाओ। 7700 में से मैंने क्या करा, 2310 को लेस करा, तो बेसिकली आपका नेट कितना निकल के आएगा, 5390। ये हो गया आपका 5390। यदि बात समझ आई। अच्छा, अब 5390 में क्या करूंगा, 5390 में अगेन आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे। अगेन डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे। तो 5390 प्लस 7300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 12,690 का। तो लॉजिकली बात समझ में आई। अच्छा, डेप्रिसिएशन अपन जो है बेसिकली लेस करके ऐड क्यों करते हैं, ये अपन ने जो है आईएफएम वाले चैप्टर में लॉजिकली समझा था। तो अपने को ये पता चला, अपने को जो है ये पता चला कि भाई हर साल जो है रिप्लेसमेंट की वजह से, रिप्लेसमेंट करने की वजह से हर साल जो आपके कैश इनफ्लोज हैं, तो आपके कैश इनफ्लोज हैं वो कितने से बढ़ेंगे, 12,690 से बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे। चलो मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है एक चीज बताओ कि भाई हर साल अगले 5 साल के लिए, हर साल जो है आपका जो कैश इनफ्लो है वो कितना होगा, 12,690। आज के दिन पे उसकी पीवी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो क्या करा मैंने, 12,000 की पीवी करी, 12,690 की क्या करी, पीवी करी। कितना निकल के आया, ये जो है मोटा मोटा आपका निकल के आएगा 12,690 इंटू आपने क्या करना है, पीवी फैक्टर करना है, इंटू आपने क्या करना है, पीवी फैक्टर करना है। क्वेश्चन में आपको जो है बेसिकली डिस्काउंटेड दे रखी है, देखो ये रही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बता रखा है, 10% दे रखा है। तो आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली जो अगले 5 साल के लिए आपके कैश इनफ्लो होंगे उसकी आपने डिस्काउंटिंग करी। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि जो आपका नया सिस्टम था वो आप क्या करोगे, 1000 रुपये बेच दोगे। देखो ये रहा ना, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू ऑफ द न्यू सिस्टम इज 1000, मतलब बेसिकली 5 साल बाद ये जो नया सिस्टम है ये 1000 में बिक जाएगा। तो इसकी आज के दिन पे पीवी कितनी होगी, तो आपने क्या करा, 1000 रुपये की डिस्काउंटिंग करी। तो इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 487,48723। बात समझ आ गई। तो जो भी मुझे फ्यूचर में इन्फो होने वाले हैं उसके आज के दिन पे पीवी कितनी है, 48723 की है। अच्छा, आज के दिन पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा है, देखो कि यहाँ पर आज के दिन पे आपका आउटफ्लो कितना है, 42,750 का। तो देखो मैंने क्या करा, दोनों का डिफरेंस लिया, लेस करा, तो मेरे को जो है एनपीवी कितनी मिली, एनपीवी पॉजिटिव मिली। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली रिप्लेसमेंट डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो क्योंकि मेरी एनपीवी पॉजिटिव है, मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली मशीन को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मशीन को रिप्लेस करने की वजह से जो मेरी एनपीवी है, मेरी एनपीवी कितनी आ रही है, इंक्रीमेंटल एनपीवी 5793 आ रही है। तो लॉजिकली आपने पूरा समझ लिया, लॉजिकली जो है आपने पूरा समझ लिया। देखो ये मैंने आपको बता दिया, कि किस तरह से अपन जो है कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपको जी ड्राइव लिंक पे नोट्स मिलेंगे वहां पर ये ऑलरेडी क्या हो रखा होगा, करेक्ट हो रखा होगा, तो डोंट वरी। तो ये हो गया अपना रिप्लेसमेंट डिसीजन कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ मशीन को, अगर मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ मशीन को, तो बेसिकली मेरा जो एनपीवी कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, रटना नहीं है। अपन ये देखेंगे कि भाई आज के दिन पे मेरा आउटफ्लो कितना होगा, फिर मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा जो फ्यूचर ईयर्स है वहां पर मेरा कैश इनफ्लो कितना हुआ, इंक्रीमेंटल निकालना है। सारा क्या करेंगे अपन, इंक्रीमेंटल निकालेंगे और लास्ट में जाके अपन क्या कर देंगे, पीवी कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है रिप्लेसमेंट साइकिल डिसीजन। वो क्या बचता है, रिप्लेसमेंट साइकिल डिसीजन बचता है। आ जाओ अगेन इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। रोहन एक टैक्सी ऑपरेटर है, ठीक है ना। रोहन क्या है, एक टैक्सी ऑपरेटर है। अगर मैं आज एक टैक्सी खरीदता हूँ, ठीक है ना, मैं जो है टैक्सी खरीदता हूँ तो 4 लाख रुपए की टैक्सी आएगी। अच्छा, इट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। अगर मैं टैक्सी खरीदता हूँ तो मैं 3 साल तक इस टैक्सी को चला सकता हूँ। अब सवाल ये आता है, सवाल मेरे पास ये आता है कि भाई इस टैक्सी को मैंने खरीद तो लिया, मैं टैक्सी ऑपरेटर हूँ, मैं इसको रिप्लेस कब करूँ, मतलब नई टैक्सी कब खरीदूँ, ठीक है ना। 3 साल बाद खरीदूँ, 1 साल बाद खरीदूँ, 2 साल बाद खरीदूँ, क्योंकि लाइफ तो 3 साल है। अब देखो क्या दे रखा है, द टैक्सी ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स एंड सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज एज फॉलोज। अब सुनना, मैंने आज के दिन पे एक टैक्सी खरीदी, अगर मैं इसको 3 साल चलाता हूं तो पहले साल पे मेरा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आएगा, 1,80,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई पेट्रोल का खर्चा कितना होगा। अच्छा, ईयर 2 में मेरा खर्चा कितना होगा, 2,10,000 होगा, और ईयर 3 में मेरा खर्चा कितना होगा, 2,38,000 होगा। तो सीधी सी बात है, जो टैक्सी होती है भाई पहले साल तो आपका जो है खर्चा कम लगेगा, लेकिन जब आपकी टैक्सी पुरानी हो गई तो उसमें जो है रिपेयर मेंटेनेंस भी कराओगे तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, दूसरे साल का 2,10,000। अच्छा, तीसरे साल अगर आप यूज करते हो तो तीसरे साल का खर्चा कितना होगा, 2,38,000। मुझे इन लोगों ने एक और चीज बोल रखी है, इन लोगों ने एक और चीज बोल रखी है कि भाई देखो, अगर इस टैक्सी को जो है 1 साल बाद बेच दोगे तो आपको जो है 2,80,000 मिल जाएगा। 2 साल बाद बेचोगे, मतलब 2 साल यूज करके बेचोगे तो 2,30,000 मिलेगा। 3 साल बाद बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1,68,000 मिलेगा। अब सवाल ये आता है, अपने पास सवाल ये आता है कि भाई टैक्सी को रिप्लेस कब करा जाए, इस टैक्सी को जो है नई टैक्सी से कब रिप्लेस करा जाए। मुझे जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10%। अच्छा, आपके पास सवाल क्या है, आपका सवाल बस इतना सा है कि भाई जो मैं नई टैक्सी है वो कब खरीदूं, मतलब नई टैक्सी से जो है ओल्ड टैक्सी को रिप्लेस कब करूं। मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं 1 साल यूज करके रिप्लेस कर दूं, या 2 साल यूज करके रिप्लेस करूं, या फिर जो है टोटल 3 साल यूज करके तीसरे साल के एंड में रिप्लेस करूं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर आप क्या करते हो, इस जो टैक्सी है इसको जो है 1 साल यूज करके बेच देते हो,
इसको क्या करते हो, 1 साल यूज करके बेच देते हो, तो मुझे बताओ कि एनपीवी कितनी निकलेगी। देखो आज के दिन पे आपने क्या करा, 4 लाख की टैक्सी खरीदी, 4 लाख आपकी जेब से गया, मतलब माइनस 4 लाख, 4 लाख आपकी जेब से गया। अच्छा, फर्स्ट ईयर के एंड पे 1,80,000 आपकी जेब से जाएगा, तो मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली 1,80,000 जो मेरा फर्स्ट ईयर के एंड पे जाएगा उसकी पीवी करी, उसकी क्या करी, पीवी करी, तो मल्टीप्लाई कैसे करा, 0.909 से करा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, 1 साल के बाद मुझे 2,80,000 मिलेगा, ठीक है ना, 1 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 2,80,000 मिलेगा, मतलब ये मेरी जेब में आएगा, तो 2,80,000 की मैंने क्या करी, पीवी करी। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि भाई मेरी नेट एनपीवी कितनी है, मेरी नेट एनपीवी है 309,100 की, मेरी नेट एनपीवी कितनी है 309,100 की। तो देखो ये जीरो डेट है, मैं क्या करता हूं, अगर जो है फॉर एग्जांपल मैं जो है 1 साल के एंड पे, 1 साल के एंड पे इस टैक्सी को बेच देता हूं, तो मेरा आज के दिन पे एनपीवी कितना निकला, आज के दिन पे आपका एनपीवी निकला 309,100 का। ये क्या है, नेगेटिव एनपीवी है। बात समझ आई, समझना। आज की जेब से आप, आज की डेट पे आपकी जेब से 4 लाख गया, 1 साल बाद जो है आपकी जेब से 1,80,000 जाएगा, तो उसकी मैंने पीवी कर ली, लेकिन 2,80,000 आएगा भी तो सही ना, आप क्या करोगे, इसको बेचोगे, 1 साल बाद बेचोगे, तो मैंने क्या करा, तीनों की पीवी करी, तो क्या करा, तीनों की पीवी करी। अच्छा, ये तो बेसिकली जो कॉस्ट है आज की डेट पे दे रखी है, तो इसकी पीवी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता चला कि भाई अगर 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 आप क्या करते हो, अगर जो है आप इस टैक्सी को 1 साल बाद बेच देते हो, तो जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो होगा इस 1 साल के दौरान, उसकी आज के दिन पे, आज के दिन पे वो कितनी है, आज के दिन पे जो एनपीवी है वो कितनी है 309,100 की। यदि बात समझ में आई। अब सुनो, ये तो हो गई कि भाई अगर मैं टैक्सी को क्या करता हूं, अगर जो है मैं टैक्सी को 1 साल यूज करता हूं, तो मेरा जो आज के दिन पे एनपीवी है वो कितना आएगा, 309,100 का नेगेटिव। अगर मैं टैक्सी को जो है 2 साल यूज करके बेचता हूं, अगर मैं टैक्सी को 2 साल यूज करके बेचता हूं, तो क्या होगा समझना, कि मेरा जीरो रेट है, ये 1 ईयर है, और ये क्या है 2 ईयर है, तो 0 ईयर, ये जीरो रेट है, ये 1 ईयर हो गया, ये 2 ईयर हो गया। अच्छा, अगर मैं जो है टैक्सी को 2 साल यूज करता हूं, तो आज के दिन पे मेरी जेब से जाएगा 4 लाख रुपए। तो देखो ये रहा, आज के दिन पे मेरी जेब से जाएगा कितना, 4 लाख रुपए, ठीक है ना, आज के दिन पे मेरी जेब से जाएगा 4 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे जो है मेरे को खर्चा करना पड़ेगा 1,80,000 का। फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे मेरी जेब से जाएगा कितना, 1,80,000। अच्छा, सेकंड ईयर के एंड पे मुझे मेरी जेब से जाएगा कितना, 2,10,000। सेकंड ईयर के एंड पे मेरी जेब से जाएगा 2,10,000, लेकिन सेकंड ईयर के एंड पे मैं इसको बेच भी दूंगा, तो मुझे मेरे को पैसा कितना मिलेगा, 2,30,000 का मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे आपका आउटफ्लो है 4 लाख, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका आउटफ्लो है 1,80,000 का, तो उसको अगर मैं डिस्काउंट करता हूँ, उसको अगर मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट करता हूँ, तो 1 ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मैंने क्या करा, डिस्काउंट करा, तो कितना आ गया, 1,80,000 इंटू 0.909। अच्छा, सेकंड ईयर के एंड पे जो है मेरा नेट इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, 2,30,000 मेरी जेब में आएगा, 2,10,000 मेरी जेब से जाएगा, तो नेट मेरी जेब में 20,000 आएगा, तो 20,000 की मैंने क्या करी, डिस्काउंटिंग करी, तो 20,000 इंटू 0.826, ठीक है ना। तो ये तो मेरा क्या है, खर्चा है, और ये मेरा क्या है, इनफ्लो है, तो बेसिकली ये तो मेरी जेब से जाएगा और ये मेरी जेब में आएगा। तो आज के दिन पे, आज के दिन पे मेरा एनपीवी कितना निकल के आया, आज के दिन पे मेरा एनपीवी निकल के आया 547,100 का। आज के दिन पे मेरा एनपीवी कितना निकल के आया, 547,100 का। लॉजिकली बात समझ आई। अब सुनो, अब बात करते हैं कि भाई अगर मैं इसको क्या करता हूं, अगर मैं जो है इसको 3 साल यूज करके बेचता हूं, अगर जो है मैं क्या करता हूं, इसको 3 साल यूज करके बेचता हूं, क्या करता हूं, 3 साल यूज करके बेचता हूं, तो क्या होगा, आज के दिन पे मेरी जेब से जाएगा 4 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे को जो है 1,80,000 का 1,80,000 का खर्चा करना पड़ेगा। सेकंड ईयर के एंड पे मुझे 2,10,000 का खर्चा करना पड़ेगा। तीसरे ईयर के एंड पे मुझे 2,38,000 का खर्चा करना पड़ेगा, तो मेरी जेब से जाएगा 2,38,000। लेकिन थर्ड ईयर के एंड पे मैं बेचूंगा भी ना, मैं जो है 1,68,000 का बेच दूंगा, तो मुझे मेरे को जो है बेसिकली 1,68,000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1,68,000 मिल जाएगा। अच्छा, इसके एनपीवी निकालते हैं, इसके अपन एनपीवी निकालते हैं। आज के दिन पे मेरी जेब से 4 लाख जाएगा, तो नेगेटिव मेरी जेब से जा रहा है, 1,80,000 जा रहा है, तो उसकी मैंने क्या करी, पीवी करी। इसी तरह से 2,10,000 जा रहा है, 2,10,000 सेकंड ईयर के एंड पे जा रहा है, तो मैंने क्या करा, उसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर से पीवी करी, उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से पीवी करी, कितना आ गया, कितना आ गया 0.286, 2,10,000 इंटू 0.826। अच्छा, थर्ड ईयर के एंड पे 2,38,000 मेरी जेब से जाएगा, 1,68,000 मेरी जेब में आएगा, तो नेट इधर मेरी जेब से कितना जाएगा, 70,000 जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसकी भी जो है बेसिकली डिस्काउंटिंग करी, कितना आ गया टोटल, आपकी जो है टोटल एनपीवी आ गई 789,650 की। 789 कितनी आ गई, 789,650 की जो है आपकी एनपीवी आ गई। तो सबसे मैंने काम क्या करा, सबसे मैंने काम ये करा कि भाई आप क्या करो, आप जो है बेसिकली 3 साल की एनपीवी निकालो, ठीक है ना। अगर मैं टैक्सी को 1 साल यूज करके बेचता हूँ, 2 साल यूज करके बेचता हूँ, या फिर 3 साल यूज करके बेचता हूँ, तो मेरा एनपीवी कितना निकल के आएगा। अच्छा, अब डिसीजन कैसे लिया जाए, अब जो है डिसीजन कैसे लिया जाए कि भाई मैं रिप्लेस कब करूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालोगे। अच्छा, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, समझते हैं, आ जाओ। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपको जो है एग्जांपल से बताता हूं, रटना मत, कृपया करके रटना मत, मेरी जो बातें हैं समझना लॉजिकली। ये जीरो डेट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड है, और ये क्या है, थर्ड ईयर का एंड है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, 3 साल बाद टैक्सी को जो है क्या करता हूं, 3 साल बाद बेचता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, टैक्सी को जो है बेसिकली 3 साल यूज करके बेचता हूं, ठीक है, 3 साल यूज करके बेचता हूं, तो आज के दिन पे मैंने एनपीवी कितनी निकाली, आज के दिन पे मैंने एनपीवी निकाली 789,650 की, तो नेगेटिव 789,650 की मेरी क्या है, एनपीवी है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस टैक्सी को
अगर मैं टैक्सी को जो है क्या करता हूँ 3 साल के एंड पे बेचता हूँ, मतलब 3 साल के एंड पे रिप्लेस करता हूँ, तो बेसिकली जो 3 साल का मेरा एनपीवी वो कितना निकल के आएगा 789,650 का। अब सुनना, अब समझना, आपने क्या करा तीसरे साल के एंड पे, आपने क्या करा तीसरे साल के एंड पे एक नई टैक्सी खरीद ली, एक क्या करी नई टैक्सी खरीदी। अच्छा वापस क्या करोगे 3 साल के एंड पे बेचोगे, वापस क्या करोगे 3 साल यूज करके बेचोगे, तो अगेन आपकी इधर भी एनपीवी कितनी निकल के आएगी, आपकी इधर भी एनपीवी निकल के आएगी 789,650 की। लॉजिकली बात समझ पा रहे हो? वापस समझना, आज के दिन पे आपने टैक्सी खरीदी, आज के दिन पे आपने क्या करा टैक्सी खरीदी, और आप ये बोलते हो कि मैं तो हर 3-3 साल में बेचूंगा, हर 3-3 साल में क्या करूंगा बेच के रिप्लेस करूंगा। तो फॉर एग्जांपल आज के दिन पे आपने टैक्सी खरीदी, आपने जो है 3 साल की एनपीवी निकाली, तो आपको ये पता चला कि भाई 3 साल में जो मेरा इनफ्लो या आउटफ्लो है उसका आज के दिन पे एनपीवी कितना निकल के आया 789,650 का। आपने डिसीजन क्या लिया था कि भाई 3 साल बाद यूज करके जो है रिप्लेस करोगे, तो आप क्या करोगे तीसरे साल के एंड पे रिप्लेस कर दोगे, 30 साल के क्या करोगे एंड पे रिप्लेस कर दोगे। अच्छा ये जो आपने नई नई टैक्सी खरीदी है, ये जो आपने नई टैक्सी खरीदी है, ठीक है ना, उसको भी जो है क्या करोगे 3 साल यूज करके बेचोगे, उसको भी क्या करोगे, उसको भी जो है बेसिकली 3 साल यूज करके बेचोगे। तो अगेन इस पॉइंट पे क्या निकालोगे, अगेन इस पॉइंट पे एनपीवी निकालोगे, तो एनपीवी यही तो निकल के आएगी ना, एनपीवी यही तो निकल के आएगी, क्योंकि अगले 3 साल में भी अपन एज्यूम कर रहे हैं कि जो डेटा है सेम ही रहेगा। यदि बात समझ में आई, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे जो है एक चीज समझ में आती है कि भाई अगर मैं 3-3 साल में रिप्लेस करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं 3-3 साल में रिप्लेस करता हूं, तो मेरी जो एनपीवी है, जो मेरी एनपीवी है वो क्या होगी 789,650 ही रहेगी। तो आज के दिन पे 789,650 है। फिर मैंने क्या करा तीसरे साल के एंड पे एक नई मशीन खरीदी, तीसरे साल के एंड पे एक नई टैक्सी खरीद ली, अब उस नई टैक्सी को भी 3 साल के यूज करूंगा, उस नई टैक्सी को भी क्या करोगे 3 साल पे यूज करोगे। तो इस दिन पे बैठ के अगर मैं अगले 3 साल में जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होने वाले हैं उसका जो एनपीवी निकालूंगा वो भी तो ऐसे ही निकलेगा ना, वो भी तो ऐसे निकलेगा, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो क्या आएगा सेम ही आएगा। अब समझना डिसीजन कैसे लिया जाए, डिसीजन कैसे लिया जाए वो समझते हैं। तो मुझे एक चीज पता है कि भाई अगर मैं 3-3 साल में रिप्लेस करता हूं, तो जो 3 साल में इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाले हैं, 3 साल में जो इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाले हैं, 3 साल में क्या होने वाले हैं जो इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाले हैं, उसके आज के दिन पे जो एनपीवी वो कितनी है नेगेटिव 789,650 का। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरे जो है मेरा खर्चा हो रहा है, मेरा इतना क्या हो रहा है खर्चा हो रहा है। अच्छा मुझे क्या करना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना है, तो क्या ऐसा कॉस्ट निकालूं मैं एक्स और एक्स, ठीक है ना, मुझे क्या करना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना है कि भाई फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरा एक्स अमाउंट का खर्चा हो, सेकंड ईयर के एंड पे मेरा एक्स अमाउंट का खर्चा हो, और थर्ड ईयर के एंड पे मेरा एक्स अमाउंट का खर्चा हो। अगर मैं इन तीनों का क्या करता हूं, अगर इन तीनों का जो है बेसिकली मैं पीवी करता हूं, जो वो बेसिकली 789,650 के बराबर आ जाए, मुझे क्या करना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना है। तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात ये है कि भाई या तो क्या करो, या तो आज के दिन पे 789,650 का खर्चा कर दो, या फिर 3,17,639 लिखो, इधर लिखते हैं 3,17,639, इधर भी लिखते हैं 3,17,639, और इधर भी लिखते हैं 3,17,639। तो सीधी सी बात यह है कि या तो आप क्या करो आज के दिन पे 789,650 का खर्चा कर दो, या फिर अगर आप क्या करते हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के एंड पे 3,17,639 का खर्चा करते हो, तो इन सबकी आज क्या करोगे एनपीवी निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा ये निकाली कैसे अपन समझते हैं, निकाली कैसे वो अपन समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं क्या करूंगा 3-3 साल यूज करके, 3-3 साल यूज करके क्या करूंगा बेसिकली टैक्सी को रिप्लेस करूंगा। तो सबसे पहले आपने ये काम करा कि भाई ये देखा कि आज के दिन पे 3 साल के जो इनफ्लो आउटफ्लो है उसका एनपीवी कितना आ रहा है, उसका एनपीवी आया नेगेटिव 789,650 का, उसका एनपीवी कितना है नेगेटिव 789,650 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 3 साल में जो खर्चे होंगे उसका आज के दिन पे एनपीवी कितना है 789,650 है। तो क्या मैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश निकाल सकते हो क्या, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो निकाल सकते हो क्या। तो मैंने ये बताया भाई अगर फर्स्ट ईयर कैंप पे इतना खर्चा करोगे, सेकंड ईयर कैंप पे भी इतना खर्चा करोगे, और थर्ड ईयर कैंप पे भी इतना खर्चा करोगे, तो इन तीनों की एनपीवी निकालोगे, तो कितनी आ जाएगी 789,650। अच्छा अब समझना मेरी बात, अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना। आपको ये पता चला कि भाई पहले साल में जो आपका खर्चा है वो कितना होगा 317,639 का, इसका आपने क्या करा डिस्काउंटिंग करा। सेकंड ईयर कैंप पे कितना खर्चा होगा 317,639 का, इसका आपने क्या करा डिस्काउंटिंग करा। थर्ड ईयर कैंप पे कितना खर्चा होगा 317,639 का, इसका आपने डिस्काउंटिंग करा। सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इन सबकी डिस्काउंटिंग को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 789,650। तो मतलब आपका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितना है अगर आप जो है 3-3 साल में रिप्लेस करते हो, अगर आप 3-3 साल में रिप्लेस करते हो तो आपका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितना बैठेगा 317,639 का। तो ये तो हुई पहले 3 साल की बात, अच्छा आपने क्या करा 3 साल के एंड पे मशीन को रिप्लेस कर दिया, टैक्सी को रिप्लेस कर दिया, टैक्सी को क्या करा रिप्लेस कर दिया। अच्छा अब तीसरे साल के एंड पे आप ये देखोगे कि अगले 3 साल में जो भी खर्चे होंगे उसकी एनपीवी कितनी आएगी, उसकी भी एनपीवी आएगी 789,650 की, उसकी भी एनपीवी कितनी आएगी 789,650 की आएगी। अच्छा अगेन अगर आप इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालोगे, 3 साल का, तो भी कितना आएगा, वो भी आएगा 317,639 का। तो मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई अगर आप 3 साल में रिप्लेस करते हो तो आपका जिंदगी भर एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो है वो कितना होगा 317,639 का होगा, 317,639 का होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये मैंने निकाला कैसे, ये मैंने निकाला कैसे समझ सकते हैं अपन। आ जाओ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई देखो ईयर 1 2 3, ईयर 1 पे एक्स अमाउंट का जो है मेरा क्या हो आउटफ्लो हो, ईयर 2 पे भी एक्स अमाउंट का आउटफ्लो हो, और ईयर 3 पे भी क्या हो एक्स अमाउंट का आउटफ्लो हो।
अच्छा, इन सबको जब मैं क्या करूं, इन सबको जो है बेसिकली मैं टोटल करूं, इन सबको जो है मैं क्या करूं, टोटल करूं, इन सबकी पीवी करके, इन सबकी क्या करूं मैं, इन सबकी जो है मैं पीवी करूं, पीवी करके टोटल करूं तो कितना बैठे ये मेरा आ जाए अमाउंट 789 का कितना आ जाए, 789,650 का आ जाए। मैं क्या करूंगा, इनको जो है रिस्पेक्टिव, इनको जो है रिस्पेक्टिव किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। क्वेश्चन मुझे क्या बता रखा है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10% है। तो फर्स्ट ईयर का मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो करते हैं, 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, ओ कैलकुलेटर नहीं चल रहा ना, तो आपने क्या करना है, 10 डिवाइड बाय 100 करा आपने, कितना निकल के आया, ओ 10 डिवाइड बाय 100 करा, ये आपका निकल के आएगा 0.1, ठीक है ना, ये आपका निकल के आएगा 0.1, ठीक है ना, डिवाइड इक्वल्स टू करो कैलकुलेटर में तो कितना आ जाएगा, ये 0.909, कितना आ गया ये आ गया आपका 0.909, 0.909, ये कितना आ जाएगा 0.826, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 0.826, और ये कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का 0.751, ये कितना हो जाएगा 0.751। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है बेसिकली एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाए, मेरा टोटल अमाउंट हो जाए 789,650 का। तो इन तीनों का पीवी का टोटल अमाउंट कितना हो जाए 789,650 का। तो इस एक्स को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको जो है एक्स की वैल्यू मिलेगी 3,17,639 का, कितना हो जाएगा ये 3,17,639। अच्छा चेक कराऊं क्या, आ जाओ देखो, 317,639 पहले ईयर कैंड पे, दूसरे ईयर कैंड पे 317,639, और तीसरे ईयर कैंड पे भी 317,639। मेरा वैल्यू कितना है, इंटू 0.909 इंटू 0.826 इंटू 0.751, आ जाओ करो, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना। इन तीनों को क्या करोगे, इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 789,650 का। मेरा कैलकुलेटर वर्क नहीं करा, नहीं तो फटाफट बता देता मैं, है बात समझ आ गई। अच्छा तो शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट सीधी सी बात ये कि भाई आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है दिस, फिर ऐड करना है दिस। तो आपने क्या करा, आपने 317,639 को क्या करा, बाहर ले लिया, ठीक है ना, 317,639 को क्या करा, बाहर ले लिया, इंटू क्या करोगे, इंटू करोगे 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है, ये हो जाएगा 317,639 इंटू क्या करना है आपको, 317,639 इंटू क्या करना है, इंटू करना है दिस, इंटू करना है क्या दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 789,650, 789,650। तो इन लोगों ने वही कर रखा है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, वही कर रखा है, देखो ये रहा। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, इसका टोटल करोगे तो आपका निकल के आएगा ये, इसका टोटल करोगे तो आपका निकल के आएगा 2.486। तो करा देखो मैंने 317,639 इंटू मैंने करा 2.486, 486 और इसके बराबर हो जाए 789,650 के बराबर हो जाए। तो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, 789,650 डिवाइड बाय 2.486, देखो वही करा है मैंने, 789,650 डिवाइड बाय 2.486 करा, तो आपका जो है एनुअल, आपको जो एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो कितना है 317,639 का। ये बात समझ आई। ये तो हो गया कि अगर मैं 3-3 साल में रिप्लेस करता हूं तो हर साल मेरा इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो कितना होगा 317,639 का। अच्छा अगर मैं 2-2 साल में रिप्लेस करता हूं, आ जाओ, अगर मैं क्या करता हूं 2-2 साल में रिप्लेस करता हूं तो क्या होगा देखते हैं। अगर मैं 2-2 साल में रिप्लेस करता हूं तो ये 0 टाइम है, ठीक है ना, ये 1 ईयर हो गया और ये 2 ईयर हो गया। अगर मैं क्या करता हूं 2 साल में रिप्लेस करता हूं तो बेसिकली मेरा एनपीवी कितना आ रहा है 547,100 का। मेरा एनपीवी कितना आ रहा है, एनपीवी आ रहा है 547,100 का, मतलब ये नेगेटिव, मतलब मेरा खर्चा है। मुझे क्या करना है, मुझे जो है इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो निकालना है। अच्छा मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो निकालना है, तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ एक्स, इसको भी एज्यूम करता हूँ क्या एक्स, ठीक है ना। अच्छा इस एक्स की डिस्काउंटिंग करूँ प्लस ये सेकंड ईयर में जो इन्फो होने वाला है इसकी डिस्काउंटिंग करूँ, ठीक है ना, ये बराबर किसके हो जाए 547,100 के बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे, 2 साल का एन्युटी फैक्टर पकड़ोगे, कितना है 1.735 है, तो 5,47,100 डिवाइड बाय 1.735, इसका मैंने आपको जो है बेसिकली वो बता दिया डेरिवेशन कैसे हुआ है। तो मैंने कितना निकल के आया 315,331, मतलब क्या हो गया ये 315,331 और ये कितना हो गया 315,331। इसका मतलब ये कि भाई एक साल के एंड पे मैं इतना खर्चा करूं और दूसरे साल के एंड पे इतना खर्चा करूं, उन दोनों का अगर मैं पीवी करता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा 547,100 के बराबर आ जाएगा। अब सुनो, मैं अगर सेकंड ईयर के एंड पे रिप्लेस करता हूं तो अगले 2 साल का क्या करता हूं मैं, अगर अगले 2 साल का एनपीवी निकालता हूं तो वो भी कितना आ जाएगा 547,100। इसका मतलब क्या कि भाई अगले 2 साल में मेरा जो इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो है वो कितना होगा, सेम ही होगा। मतलब अगर मैं जो है 2 ईयर की रिप्लेसमेंट साइकिल लेता हूं तो मेरा जो इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो है वो कितना रहेगा, वो हर साल का रहेगा 315,331। अच्छा अब मैं बात करता हूँ एक साल की, अब मैं बात करता हूँ एक साल की, अगर मैं क्या करता हूँ एक साल के एंड पे रिप्लेस करता हूँ तो मेरा एनपीवी कितना निकल के आया, मेरा एनपीवी निकल के आया 3,09,100। फिर ये लिखा मैंने इधर 3,09,100। आप सुनो मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली एक्स अमाउंट को पकड़ना है जिसकी अगर मैं डिस्काउंटिंग करूँ तो किसके बराबर आ जाए 3,09,100 के बराबर आ जाए। तो क्या करूँ मैं 3,09,100 डिवाइड बाय 0.909, कितना आ गया ये निकल के आ गया मेरा 340,044, कितना हो गया ये 340,044। इतनी बात समझ आई, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मोटा ये है कि भाई अगर आप 1 ईयर की रिप्लेसमेंट साइकिल रखते हो, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट साइकिल रखते हो तो आपकी एनपीवी आ रही है आज के दिन पे 309,100।
अगर मैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं जो है एक साल के एंड पे 3,40,044 340,044 का खर्चा करूं, ठीक है ना, उसके अगर मैं डिस्काउंटिंग करूं तो कितना निकल के आएगा 309,100। तो अगर मैं एक साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूं, अगर मैं एक साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूं तो उस केस में क्या होगा, हर साल का जो मेरा इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो है वो कितना होगा 340044 होगा, 340044 होगा। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर मैं एक साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूं तो मेरा इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो कितना होगा हर साल 3,40,044। अगर मैं सोचता हूं कि भाई अगर मैं क्या करता हूं 2-2 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूं तो हर साल का मेरा खर्चा कितना होगा 3,15,331। अगर मैं 3-3 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूं तो हर साल का मेरा खर्चा कितना होगा 3,17,639। तो आप कौन सा चूज करोगे, आप जो है सेकंड ईयर की रिप्लेसमेंट साइकिल चूज करोगे जिसके अंदर आपका खर्चा क्या है मिनिमम है। तो क्योंकि लोएस्ट इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो जो है 2 इयर्स में है, अपनी ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होगी 2 इयर्स होगी। तो लॉजिकली मैंने आपको पूरा समझा दिया, लॉजिकली जो है मैंने आपको क्या करा पूरा समझा दिया कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं 2-2 साल में रिप्लेस करता हूं, अगर मैं 2-2 साल में रिप्लेस करता हूं तो इंडेफिनेटली मेरा जो इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो है वो कितना होगा 3,15,331, 3,15,331। अच्छा ऐसा कैसे होगा मैंने आपको बता दिया, ऐसा कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने अभी आपको कि भाई फॉर एग्जांपल ये 0 ईयर है, ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बात समझ आई। अच्छा अगर मैं क्या करता हूँ 2-2 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूँ, अगर मैं 2-2 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल रखता हूँ तो मैंने ये देखा कि भाई 2 साल में जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होने वाला है उसके आज के दिन पे पीवी कितनी है, तो आज के दिन पे पीवी कितनी निकल के आई थी 547,100। आज के दिन पे पीवी कितनी निकल के आई थी 547,100। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा 2 साल खत्म हो गए, 2 साल खत्म हो गए, आपने नई मशीनरी खरीदी, आपने क्या करा नई मशीनरी नई टैक्सी खरीदी, नई टैक्सी भी अगेन वही खरीदोगे 4 लाख की टैक्सी खरीदोगे एंड पहले साल में खर्चा, दूसरे साल में खर्चा है एंड दूसरे साल में जो है आपको क्या होगा बेचने पे इन्फो होगा, मतलब सेम काम ये करोगे, सेम काम जो है सेकंड ईयर के एंड पे करोगे। मतलब सेकंड ईयर के एंड पे भी एनपीवी कितनी निकल के आएगी 547,100। तो सेकंड ईयर के एनपीवी कितनी निकल के आ जाएगी, सेकंड ईयर पे भी एनपीवी निकल के आ जाएगी 547,100। ठीक है बात समझ में आ गई। अच्छा अब आपको क्या करना है इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो निकालना है। तो मैंने ये देखा भाई फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरा क्या खर्चा हो और सेकंड ईयर के एंड पे मेरा क्या खर्चा हो जो बेसिकली डिस्काउंट करने पे 547,100 के बराबर आ जाए। तो कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 3,15,331। मतलब बेसिकली 3,15,331 और 3,15,331 इन दोनों का मैं क्या करता हूँ डिस्काउंट करता हूँ, किसके बराबर आ जाएगा 547,100 के। मतलब पहले ईयर के एंड पे मेरा खर्चा कितना हुआ 3,15,331, दूसरे ईयर के एंड पे खर्चा कितना हुआ 3,15,331। अच्छा अब दूसरे ईयर के एंड पे मैं तीसरे साल और चौथे साल का अगर मैं इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो निकालूं तो अगेन वही आएगा, अगेन कितना आएगा 3,15,331 और 3,15,331 और ये इंडेफिनेटली चलता रहेगा, ये क्या चलता रहेगा इंडेफिनेटली चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंगली मैं ये देखूंगा कि भाई जिस भी ईयर में मेरा इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो सबसे कम है वो मैं क्या करूंगा एज अ रिप्लेसमेंट साइकिल चूज करूंगा। तो आई थिंक आपको जो है लॉजिकली समझ में आ गया होगा, आई थिंक जो है आपको पूरा लॉजिकली समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मेरा ये पर्सनल नंबर है 8005759754, इस पर आप क्या कर सकते हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल राइट तो देखो अब स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे एनपीवी निकालोगे डिफरेंट ईयर्स की, मैंने क्या करा डिफरेंट ईयर्स की एनपीवी निकाल ली। फिर क्या करोगे इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो भी आपकी एनपीवी है उसको डिवाइड करोगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि भाई आपका इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो या फिर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितना है। अच्छा रिप्लेसमेंट साइकिल कौन सी होगी जिसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या होगा सबसे कम होगा। तो सारे के सारे अपन ने क्या करे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे के सारे टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए। अब जो है अपन कल इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस में जो है आपको बहुत ज्यादा और क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। ऑलराइट तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। प्लस 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 अगर आपको जो है May 25 एंड November 25 की डीटी की क्लास चाहिए, आईआईटी की क्लास चाहिए तो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको जो है टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप जो है क्या कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाकर टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हो May 25 एंड November 25 के लिए। एंड एएफएम का जो बैच है वो भी आपको जो है विदिन 15 to 20 डेज में जो है आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा, जिसमें अपन जो है एएफएम का बैच November 25 के लिए लॉन्च करेंगे। ऑल राइट अपना ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, अपना जो है पूरा चैप्टर खत्म होता है। अच्छा इस चैप्टर का मैंने प्री रिक्वेस्ट बता दिया कि भाई इस चैप्टर को करने से पहले आपको जो है क्या करना था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बार जो है मेरा रिवीजन वीडियो देख के आना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।